Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about Indian economy since 2014. But उसके पहले बात करते हैं इंडिया के लार्जेस्ट एजुकेशन फेस्ट के बारे में. एज यू नो, हर साल PW विश्वास दिवस मनाता है जिसमें कई पॉपुलर कोर्सेज के ऊपर हैवी डिस्काउंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं. इस साल भी 28 फरवरी को विश्वास दिवस मनाया गया था और इन दिए हुए कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं. तो अगर आप इनमें से कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो 10 मार्च तक ये स्पेशल ऑफर अवेलेबल है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंडियन इकोनॉमी बुक सीरीज, जिसका 11th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 2014. अगर आपको लास्ट क्लास हमारी याद हो तो हमने उसमें पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के पहले कैसी थी, क्या रीजंस थे, क्या आइडियोलॉजीज थी जिसके बेसिस पे इंडियन इकोनॉमी बनी थी, 5 ईयर प्लान्स क्या थे और कौन से प्लान में क्या क्या चीज़ पर फोकस किया गया था और कौन से सक्सेसफुल थे, कौन से सक्सेसफुल नहीं थे. फाइनली हमने बात करी थी कि 90s, 70s और 80s में ऐसी क्या सिचुएशन हो रही थी जिसके कारण 1991 के आसपास हमें अपने इकोनॉमी में इतने बड़े ड्रास्टिक रिफॉर्म्स करने पड़े, विच वी नो एज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. देन इसके अलावा हमने कई बार पिछले कई क्लासेस में पढ़ा था कि हमारी मॉडर्न इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन किस तरीके से दिखती, क्योंकि वो ज़्यादातर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ते हैं बिकॉज इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड विद द वर्ल्ड. बट आज हम बात करने वाले हैं, एक मेजर चेंज आया है फ्रॉम 2014, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ पर दे वेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर डायरेक्टली. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत छोटा रह गया, राइट? एंड दिस वाज द केस टिल 2014 बिकॉज वी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड पॉपुलेशन, राइट? एंड देन वी पुट हेवी Indian government planned heavily around education. So now we have a huge population of skilled labor and hence tertiary sector flourished. लेकिन 2014 के बाद अगेन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और इंडियन पॉलिटिक्स में भी चेंज आया है जिसमें वी आर मोर aggressively moving a little away from the economic style that we were following till 2014, and that is the change we are going to understand in this lecture. और उसके लिए we talk about नीति आयोग mainly. सबसे पहले हम बात करेंगे नीति आयोग की, क्योंकि 2014 में सबसे बड़ा चेंज अगर पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से आया था तो दैट वाज फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग. फिर हम बात करेंगे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी केम टू मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, क्यों मैन्युफैक्चरिंग छूट गई थी और फिर वापस क्यों उसे पिकअप किया. स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0 की बात करेंगे, उसमें हम स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस की बात करेंगे. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड कोर इंडस्ट्रीज क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स कौन कौन सी है, स्टार्टअप और पॉलिसी इनोवेशन में क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट, लैंड बैंक एंड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, ई कॉमर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिटेल एंड इंश्योरेंस, और फिर आत्मनिर्भर भारत जो है उसके बारे में समझेंगे कि क्या है. एज ऑलवेज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो दैट्स वेयर वी विल स्टार्ट. 2022 में एक क्वेश्चन आया था विद रेफरेंस टू द फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कोड दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है, ट्रू और फॉल्स. सो ये जो ई कॉमर्स, फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स है, ये रेगुलेट होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ब्रैकेट ई कॉमर्स रूल 2020, जो कि 23 जुलाई को आया था, जिसमें बेसिकली 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं. सबसे पहला ये रेगुलेट करता है ई कॉमर्स साइट्स को, स्पेशली दोज हु आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया. इसका मेन काम ये है कि ये रेगुलेट करता है ई कॉमर्स कंपनीज को कि वो यार ना तो इन्वेंट्री अपनी रखेंगे, मतलब कि अपना सामान लाके यहाँ नहीं बेचेंगे, और दूसरा वो इंडिया के गुड्स के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे. दूसरा वो खुद ई कॉमर्स कंपनी खुद और उनके कोई भी रिलेटिव कंपनी इंडिया में सामान नहीं बेच सकती है, कोई सेलर नहीं है, हो सकती है उनकी ही साइट पर. और दूसरा, जितनी भी बिग सेलर्स हैं उनको सिर्फ 20% की लिमिट दी हुई है कि वो दे कैन ओनली ऑक्यूपाई 20% ऑफ द ई कॉमर्स साइट. सो ये रूल है. According to rule, we'll answer this question. First is they can sell their own goods. तो यही गलत हो गया, वो अपने goods नहीं बेच सकते. उनके रिलेटिव कंपनीज भी, कोई भी रिलेटेड अगर ग्रुप है वो भी नहीं सेल कर सकता. इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज अ मार्केट प्लेस, दे डू ऑफर देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट स्पेस, बट दे कैन नॉट सेल देयर ओन गुड्स. तो फर्स्ट इज फॉल्स. The degree to which they can own big sellers to their platform is limited. Yes,
सो 20% इज द लिमिट, ये जिसमें 20% ऑफ द टोटल ई प्लेटफॉर्म कैन बी डोमिनेटेड बाय द बिग सेलर्स. सो दिस इज ट्रू. सो करेक्ट आंसर वुड बी बी ओनली. सो इस तरीके के सवाल आते हैं. दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ आंसरिंग PYQs इज. हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल के बारे में आगे भी पढ़ेंगे. लेट्स मूव ऑन. लेट्स स्टार्ट विथ नीति आयोग. तो नीति आयोग है क्या? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ये एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मेन एम ये था कि किस तरीके से इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सके एज बीइंग अ इकोनॉमिक जायंट इन दिस वर्ल्ड. ये इसका मेन काम था. तो ये स्टैब्लिश हुई थी थ्रू अ यूनियन कैबिनेट रेजोल्यूशन जनवरी 1, 2015 को. और ये इंडिया का एक लीडिंग पॉलिसी थिंक टैंक है. थिंक टैंक क्या होता है? थिंक टैंक इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together from various backgrounds, जिनका अपनी अपनी फील्ड में बहुत नाम होता है, और वो सब एज अ एडवाइजरी इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, जहां पर वो इश्यूज के ऊपर डिस्कस करते हैं कि और प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर उनके नॉलेज के हिसाब से आगे क्या होगा या किस चीज़ की ज़रूरत है या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और उसके ऊपर फिर वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर आने वाले फ्यूचर में हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम एक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए YZ एक्शंस लेना जरूरी है, तो उसको हम थिंक टैंक बोलते हैं. और नीति आयोग इज नथिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंक टैंक ऑफ अ कंट्री, जो इंडियन गवर्नमेंट को बताता है कि किस तरीके की पॉलिसीज उनको फॉलो करनी है. सो व्हाट डज नीति आयोग डू? इट डिजाइन स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज, पॉलिसी डिजाइन करता है और टेक्निकल एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को. मेन एम नीति आयोग का यह है कि वो एक सारी स्टेट्स को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक लीडर्स हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, उन सबको एक साथ लाके एक शेयर्ड विजन बनाता है जिससे कि सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, विच इज वेयर इंडिया वांट्स टू बी इन द फ्यूचर, राइट. मतलब जैसे हो सकता है कि इकोनॉमिकली इंडिया को एक्स करना, कुछ ABC एक्शंस लेने चाहिए, लेकिन वो ABC एक्शन जो है वो मे बी किसी यूनियन टेरिटरी के लिए या किसी स्टेट के लिए या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर इतने ज़रूरी नहीं है. तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से एडवाइस करता है कि सारे जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो एक साथ आके एक विजन के लिए काम कर सके, ताकि वी कैन पुट ऑल ऑफ आवर फोर्स इनटू गेटिंग व्हाट वी इंडिया वांट्स टू गो. सो आप नोटिस करोगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, उनकी जो स्कीम्स हैं इंडिया में काम कर रही हैं, वो सब एक ही डायरेक्शन में, ताकि they could be working together, they could start working together to achieve the goal. That is what नीति आयोग does. What are the objectives and functions of नीति आयोग? करता क्या है नीति आयोग? सबसे पहले डेवलप अ शेयर्ड विजन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, प्रायोरिटीज इन्वॉल्विंग स्टेट का इसको साथ में इन्वॉल्व करके और पूरे देश को एक साथ लाके एक शेयर्ड विजन बनाना है कि हमें इस तरीके का बनना है. प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म इज द डिवीजन ऑफ पावर इन स्टेट, राइट. तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हो स्टेट और सेंटर के बीच में भाईचारा बनाना. फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स फॉर विलेज टू हायर गवर्नमेंट लेवल्स. गांव से लेकर सेंट्रल तक सारे लेवल्स के लिए प्लान्स बनाना जो कि इस शेयर्ड विजन को के लिए काम कर सके. नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. अब इंडिया की कुछ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, राइट, विच इज बेसिकली कि इंडिया शुड बी एबल टू मेंटेन इट्स सोवरेनिटी, बी इंडिपेंडेंट, बी पावरफुल एंड हैव बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सोसाइटी, राइट. अगर ये और जो भी इंडिया के दूसरे नेशनल इंटरेस्ट है, इन सबको फुलफिल करने के लिए पैसे चाहिए, राइट. जैसे मान लो मेरी जिंदगी का एम है कि मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है, तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है कि फॉर मी टू एक्चुअली वर्क. अगर मैं काम नहीं करूंगी, मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो मेरे पास फिर उस पैसे से ही मैं अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ, राइट. तो बेसिकली सेम गोस फॉर द एंटायर नेशन, कि किस तरीके से हम जो भी नेशनल सिक्योरिटी चाहते हैं वर्ल्ड में, उसके लिए जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज की जरूरत है वो बनाता है नीति आयोग. फोकसेस ऑन वल्नरेबल सेक्शंस एंड इंश्योर द बेनिफिट. जो सेक्शंस सोसाइटी के, चाहे फिर वो कास्ट, क्लास, किसी भी बेसिस पे हो, ठीक है, जेंडर, ऑल बेसिस पे उनको बेनिफिट करने के लिए प्लान्स बनाना कि हाउ कैन वी फोकस ऑन देम, कैसे उनको ऊपर उठाया जा सकता है. जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एज यू नो इंडिया में ट्रांसजेंडर
community was always relegated to doing, begging in a form of begging, right? So लेकिन government ने क्या किया, they've put transgender as the third gender in many forms and allowed people who are neither male nor female to actually participate, get education and become a workforce in the country. तो वो डिपेंडेंट ना हो सोसाइटी के ऊपर, इसके लिए उन्हें इंक्लूड किया. तो ऐसे ही कई सारे सेक्टर, कई सारे सोशल, जैसे सिमिलरली इंडिया डज अ लॉट टू इंक्लूड वुमेन इन द वर्कफोर्स और टू माल न्यूट्रिशन को फाइट करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं, ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए काम करती है. तो बेसिकली ये वो कम्युनिटीज है जो वल्नरेबल है, जो पीछे रह जाती किसी न किसी सोशल इविल के कारण, तो उन पर फोकस करना. डिजाइन एंड मॉनिटर लॉन्ग टर्म पॉलिसी. अब देखो, एक होती है शॉर्ट टर्म पॉलिसी कि ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे हमें अभी फायदा हो, और एक होती है ऐसी पॉलिसी जिससे हमें अभी नहीं अगले 10 साल में फायदा होगा. जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ये 5 ईयर प्लान्स थे ये हमेशा से स्विंग करते थे, बिकॉज जो एक साइड की आइडियोलॉजी ये थी कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस ताकि हमें बाद में फायदा हो, और दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजी बोलती थी कि नहीं, अभी हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, भुखमरी, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इंस्टेंटली हमें फायदा हो, सो दैट वी कैन एक्चुअली प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू आवर पॉपुलेशन. तो जैसे वो दोनों आइडियोलॉजीज आपस में घूमती थी, वैसे बेसिकली इसका काम ये है कि शॉर्ट टर्म भी नीति आयोग ही देखेगा, लॉन्ग टर्म भी नीति आयोग देखेगा. तो उनको एक बैलेंस बनाना है जिसमें कि वो किसी एक को सैक्रिफाइस ना कर रहे हो दूसरे के लिए. ऐसा ना हो कि वो सब कुछ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है, राइट? सो दिस इज वेयर इट काइंड ऑफ गोज अवे फ्रॉम आवर 5 ईयर ओन प्लान्स. एडवाइज एंड फैसिलिटेट पार्टनरशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड थिंक टैंक्स. तो जैसे अलग अलग थिंक टैंक्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर इकोनॉमिक, सोशल, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल बेसिस पे. उन सबको और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग जिनका इनमें जो इन्वेस्टेड है इंडिया में, उन सबको एक साथ लाना और उनको एक साथ बेसिकली ताकि वो उनसे कुछ एडवाइस ले सके कि क्या आगे करना चाहिए. एस्टैब्लिशिंग अ नॉलेज एंड इनोवेटिव सपोर्ट सिस्टम विद एक्सपर्ट्स एंड पार्टनर. बेसिकली अगेन सारे जितने भी वो पार्टनर्स जिनके साथ मिलकर हमें काम करना है और जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनको लेके आना ताकि हमारे पास बेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग हो ऑफ व्हाट इज द बेस्ट एक्शन टू टेक फॉर इंडिया. इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज. ठीक है, अगर जैसे मैंने बताया आपको कि अब हो सकता है कि इकोनॉमिकली इंडिया को कुछ करना चाहिए लेकिन पॉलिटिकली वो वायबल नहीं है, या पॉलिटिकली लोग कुछ करना चाह रहे हैं पर ब्यूरोक्रेटिकली वो वायबल नहीं है. तो ऐसा क्या होता है, बिटवीन स्टेट एंड अदर मशीनरीज ऑफ द गवर्नमेंट टकराव होते रहते हैं, बिकॉज एक कुछ और करना चाहता है, एक कुछ और करना चाहता है, राइट? तो उस तरीके के इंटरसेक्टोरल या इंटर डिपार्टमेंटल कोई अगर इश्यूज आते हैं तो उसको सॉल्व करना कि कैसे दोनों को सेम पेज पे लेके आया जा सके कि दोनों मिलकर काम कर सके. और मेंटेन रिसोर्स सेंटर फॉर रिसर्च एंड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इन्वायरमेंट को लेकर डेवलपमेंट तो चाहिए, डेवलपमेंट तो हर कंट्री को चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के चक्कर में हम ये नहीं भूल जाएंगे कि अर्थ इज लिमिटेड. तो एक तरीके से सस्टेनेबल ऐसा डेवलपमेंट हो जो हमेशा के लिए इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बना सके. नॉट लाइक चाइना जो आज की बहुत स्ट्रांग हो गई फिर एकदम से फेल हो गई. समथिंग विच इज लॉन्ग लास्टिंग. तो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, रिसोर्स यूजफुलनेस चाहिए, तो उस पर फोकस करना. मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग प्रोग्राम. जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है, जो स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, उसको कैसे इवेल्युएट करना कि ठीक से चल रही कि नहीं, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, और इंश्योर करना कि उसमें सक्सेस हो, और नहीं अगर सक्सेस हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, उसमें क्या करना चाहिए. टेक्नोलॉजी अपग्रेड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है, हमको ये पता है कि ब्यूरोक्रेसी हमेशा टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाती है, राइट? तो एक काम नीति आयोग का ये भी है कि कैसे हम गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी को टेक्नोलॉजी तक लेके आए, राइट? क्योंकि आप देखोगे, अगर आपको पुराना कुछ याद हो तो हमारे पास लैपटॉप्स वगैरह आ गए थे, लेकिन अभी भी वो पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे सरकारी दफ्तरों में, राइट? और आज भी पेपर से फॉर्म भरे जाते थे, ठप्पे लगाए जाते थे. अब आप देखोगे एवरीथिंग इज बिकमिंग ई चालान एंड एवरीथिंग. फॉर दैट नेशनल लेवल पे सब कुछ करना ऑन द लाइक दिस इज अ ह्यूज चेंज फॉर द गवर्नमेंट. आज सरकार
कि ब्यूरोक्रेसी लोगों की टेक्नोलॉजी के बराबर आ चुकी है, ये करना, that feat was done by Niti Aayog and is something that Niti Aayog is responsible for, to make sure that the government is at par in terms of technological development. और उसके अलावा एडिशनल नेसेसरी एक्टिविटीज लेना जिससे इंडिया का नेशनल डेवलपमेंट जो एजेंडा हो वो एडवांस हो, मतलब इंडिया जिस भी तरीके से डेवलप होना चाहती है, जो भी हमारा एजेंडा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, उसको पाने के लिए जो भी करने की जरूरत है वो सब नीति आयोग करती है. तो नीति आयोग आप एक तरीके से बोल सकते हो कि इज द ब्रेन, the part of the brain, the frontal cortex that does the thinking and emotions. That's what Niti Aayog is for India. Now let's talk about the governing body. कौन सी बॉडी है, कौन चलाता है नीति आयोग को? तो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है इट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. इट्स प्राइमरी टास्क क्या है कि एक, जैसा कि हमने बताया कि एक शेयर्ड विजन डेवलप करना जिसमें वो सारे सेक्टर्स को और सारे स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो. ठीक है. मतलब टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सारे सेक्टर्स को एक साथ लेके और साथ ही साथ सारी स्टेट बॉडीज को एक साथ लेकर एक शेयर्ड विजन बनाना जिसमें सब एक साथ काम कर सके. द गवर्निंग काउंसिल सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग. जो ये गवर्निंग काउंसिल है ये बेसिकली डिस्कस करती है साथ में बैठकर कि किस चीज पे, किस इशू पर हमें बात करनी चाहिए, कौन से एक्शंस लेने की जरूरत है. ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपेडाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा विद द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत. ठीक है. बेसिकली एक भारत इन द सेंस दैट स्ट्रेंथनिंग द फेडरलिज्म. ठीक है. क्योंकि अगर एक तरीके से बोल सकते हो आप कि अगर हम फेडरल नहीं हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा सेंट्रल हो जाएंगे तो बहुत वेरीड आइडेंटिटीज़ हैं इंडिया में, राइट. हमारे बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमें एक चीज़ जो कनेक्ट करती है वो ये है कि वी आर पार्ट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो उसको स्ट्रेंथन करना और सबको साथ में मिलकर टू बिकम रिच एंड प्रॉस्परस इन दैट वे, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ नीति आयोग. अब बात करते हैं इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स की जो नीति आयोग ने लिए हैं. जनवरी 2018 में लॉन्च हुआ था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसका मेन एम था कि किस तरीके से इंडिया की जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे फोकस करना, उनको डेवलप करने की कोशिश करना. ये प्रोग्राम जो था वो 3 पिलर्स पे बेस्ड था. कॉन्वर्जेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब कि स्टेट और सेंटर को सेम पॉइंट पे लेके आना. कोलैबोरेशन बिटवीन द सिटीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेंटर. कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स विया नीति आयोग कोलैबोरेशन अमंग सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीजन. जैसे हमने देखा है ना कि अगर आपने सुना आजकल ये है कि सबसे क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री, इस तरीके के खिताब मिलने लग गए म्यूनिसिपैलिटीज को. सो एक बोलते हैं ना हेल्दी कंपटीशन लेके आना बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री, ताकि एक डेवलप होने की स्पिरिट हो इसके लिए. सो दिस इज वन इनिशिएटिव. इसका मेन बेसिकली एम क्या था, आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने 4 फैक्टर्स लिए हैं. 30% दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, 25 पॉवर्टी को, 30 हेल्थ को, 15 एजुकेशन को, और इन पैरामीटर के बेस पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी कंट्री के सारे डिस्ट्रिक्ट को मतलब एक लाइन से रैंकिंग दी है, जिसमें से उन्होंने ना जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इकट्ठा किया है. तो 19 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम झारखंड, 13 फ्रॉम बिहार, 10 फ्रॉम छत्तीसगढ़, 8 फ्रॉम मध्य प्रदेश, 8 फ्रॉम उड़ीसा, 8 फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड सो ऑन. ये उन्होंने सारी वो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत ही पिछड़ी हुई है उनको जमा किया है. और फिर मेन क्या किया, फोकस कैसे कर रहे हैं उन्होंने. अगर 100% उनका अगर फोकस है तो 30% एजुकेशन पे, 30% हेल्थ पे, 20% इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर पे, 5% फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब ताकि उनको बैंकिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सके, 5% स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, और 10% बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, वाटर, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह. तो ये इन चीज़ों पर फोकस किया है और बेसिकली इन 115 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को एक साथ लेके आए हैं और उनके बीच में एक तरीके से हेल्दी कंपटीशन करा रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा. नेक्स्ट इज पोषण अभियान. ये भी मार्च 2018 में ही चालू हुआ था. पोषण अभियान इज बेसिकली इंडिया में हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा हम पीछे थे, स्पेशली विथ टर्म्स टू माल न्यूट्रिशन. इंडिया में बहुत सारे लोग अभी भी, बच्चे स्पेशली अभी भी कुछ जो
पूरी तरीके से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट children not getting proper nutrition and health care has a long lasting impact, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर, हाँ बोलते हैं ना बच्चे ही हमारा इंडिया का फ्यूचर है. तो ये जो इंडिया का फ्यूचर है, इन्हें ठीक से खाने के लिए, बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. इसका ये मतलब है कि इट विल इम्पैक्ट व्हाट इंडिया बिकम्स 20-25 ईयर्स फ्रॉम नाउ. तो इसके लिए ये प्रोग्राम अभियान बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेसिकली उन्होंने कोशिश करी थी कि कैसे हम माल न्यूट्रिशन को टैकल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से. तो अलग अलग सेक्शन से इंटरवेंट करेंगे, मतलब कि हम उनको स्कूल में सिखाएंगे कि पूरा न्यूट्रिशन क्या होता है, हम उनको आंगनवाड़ी से न्यूट्रिशियस खाना भी देंगे, हम उनको मिड डे मील से खाना भी देंगे. उसके अलावा हम जो है उनको दूसरे जैसे क्लिनिकल, फॉर एग्जांपल एक इसी का एक पार्ट था जिसमें अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप जाते हैं विलेज हेल्थ केयर सिस्टम में, एक गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम में, तो वो आपको खाना और सामान प्रोवाइड करते हैं जिससे आप ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी यू कैन बी वेल ऑफ. तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेक्टर्स से इंटरवीन करना कुछ इस तरीके से कि माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट हम ये लड़ाई लड़ सकें. तो इसमें टेक्नोलॉजी और टारगेटेड अप्रोच, ठीक है, कि अब पहले क्या होता था, गवर्नमेंट प्लान बनाती थी, क्योंकि उनके पास इतना अच्छा एपरेटस नहीं होता था, तो वो जो प्लान बनाती थी वो पूरे इंडिया में बराबर होता था. लेकिन हर एरिया की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है. हो सकता है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र में अलग हो, अरुणाचल प्रदेश में अलग हो. तो ये पोषण अभियान जो था, इसका मेन एम था कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और टारगेट करें जो सबसे ज्यादा जहां पे माल न्यूट्रिशन है जिस एरिया में, उस पे टारगेट किया जाए फॉर बेटर रिजल्ट्स. तो उसके 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स, बेसिकली मिशन के ऑब्जेक्टिव्स थे. सबसे पहले तो आंगनवाड़ी, 2 लाख आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाए. उसके बाद न्यूट्रिशन की नॉर्म्स, मतलब लोगों को क्या लगता है कि भरपेट खाना क्या होता है, क्या नॉर्म्स होती है, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए. ठीक है, किस तरीके से बेसिकली टेक होम राशन, कितना राशन लोग घर लेके जा रहे हैं और कितना इनफ है, उसको लेकर काम किया जाए. ट्रेडिशनल कम्युनिटी फूड हैबिट्स, मतलब कि जैसे इंडिया में अब इस वक्त अगर आप कहीं भी जाओ, ऑल ओवर इंडिया, रूरल से रूरल इंडिया, आपको मैगी मिल जाएगी, राइट. बट एंड मैगी हैज कार्बोहाइड्रेट्स एंड पीपल कैन लिव बाय इट. बट बेसिकली उनका ये आइडिया था कि हम सब पूरे देश को एक तरीके का न्यूट्रिशन देने के बजाय कोशिश करें कि उनकी जो नेचुरल, हर एरिया की अपनी अपनी नेचुरल एक हैबिट्स होती है, राइट. जैसे कोस्टल एरिया में फिश ज़्यादा खाई जाती है, प्लेन्स में घी ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि वहाँ पे घी और ग्रेन्स ज़्यादा खाए जाते हैं. तो वो बेसिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी जिस तरीके से पहले खाना खाती थी उस पर फोकस किया जाए, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे. क्योंकि अगर आप जैसे वीगनिज्म है या कोई भी फॉर्म ऑफ जैसे मिड डे मील में दाल रोटी मिलती है, राइट. दाल रोटी ग्रेट फॉर सेंट्रल प्लेन्स, राजस्थान, गुजरात एंड ऑल. बट इफ यू गो साउथ और इफ यू गो नॉर्थ ईस्ट, दाल रोटी इज नॉट समथिंग दैट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ देयर मील. दे ईट समथिंग डिफरेंट. देयर community has dependent on a completely different kind of food. तो एक तरीके से हर एरिया को अपने अपने ट्रेडिशनल फूड को लेकर समझाना कि क्या उनकी हैबिट्स अच्छी है, जिनको इनकरेज करना चाहिए ताकि बराबर न्यूट्रिशन मिले, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो जिससे कि अगर जहां लोगों को कमी हो रही है जिस भी कारण से, वहां पूरा कराया जा सके. नेक्स्ट इज अटल इनोवेशन प्लान. अटल इनोवेशन प्लान बेसिकली एक सिंपल तरीके में आपको समझाती हूँ. 2014-15 तक हमने देखा कि इंडिया फोकस कर रहा था कि हमें मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी इतनी अच्छी नहीं हुई. सो हम कोशिश कर रहे थे कि कैसे एजुकेशन को धक्का दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड, ग्रेजुएट, एजुकेटेड लोग होंगे इंडिया में, तो क्या होगा, हमारा जो टर्शरी सेक्टर का बूम है उसमें हम काम कर पाएंगे. लेकिन वी सॉ दैट नाउ वी आर रीचिंग टू अ पॉइंट जहां हमारे पास बहुत सारे एजुकेटेड ग्रेजुएट्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डिग्रीज दे रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों को नौकरी कहाँ मिलेगी. नौकरी के लिए नई बिजनेसेस का खुलना भी ज़रूरी है. तो अटल इनोवेशन मिशन इज़ बेसिकली कि कैसे हम बचपन से ही, स्कूलिंग से ही बच्चों को एक इस तरीके का माहौल दें कि वो बड़े होकर ये ना सोचे कि ओह मैं इंजीनियर बनूंगा और मैं इतनी बड़ी नौकरी करूंगा, बट दे गो बियॉन्ड दैट आई वॉन्ट टू solve a problem, I want to start something new, I want to find new ways of working. So एक तरीके से changing, क्योंकि we are moving towards self sustenance and manufacturing and not, अभी तक की ideology क्या थी, IIT IIM करोड़ों की नौकरी, going from there, या फिर डॉक्टर बन जाओ नीट देके, like going from there to
गोइंग टूवर्ड्स कि दे वांट टू बिकम बिजनेसमैन, दे वांट टू क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजी जिससे और हम अच्छी जिंदगी जी सके, नॉट जस्ट अस बट द एंटायर ह्यूमैनिटी। तो उसकी तरफ फोकस करने के लिए ये प्रोग्राम था, जिसका बेसिकली टू प्रमोट कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन इंडिया। उसी के तहत वी आर सीइंग व्हाट बैंगलोर में जो हमारी इंडिया का सिलिकॉन वैली बनी है, दैट्स वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। इंडिया इज रीचिंग अ रियली हाई पोजिशन इन स्टार्टअप्स। तो वहाँ जाने के लिए जो था, ये ही अटल मिशन ही वॉज उसी के को आगे बढ़ाने के लिए था। इससे बेसिकली वो क्या करना चाहते थे कि एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जिससे कंट्री में एक इकोसिस्टम बने, जिसमें लोग नया नया इनोवेशन करना चाहते हों, लोगों को एक साथ मिलके इनोवेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अवेयरनेस हो, नॉलेज हो, और जो भी चीज़ें उनको चाहिए, स्किल, पैसा, वट एवर इज नीडेड दैट शुड बी अवेलेबल। दे शुड नो कि क्या क्या करना पड़ता है इनोवेट करने के लिए और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और कुछ ऐसे प्रोग्राम करना ताकि वो डिफरेंट सेक्टर्स, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में एक तरीके से हाईलाइट कर सकें कि यहाँ पे हमें ज़रूरत है इनोवेशन की। जैसे समथिंग दैट आई फाइंड एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग इन दीज डेज इज बिकॉज पानी की बहुत कमी है एंड हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है वो बहुत कैजुअल है, जैसे माड़ बनाते हैं, पानी छोड़ देते हैं, राइट। पर आजकल दे आर ट्राइंग टू स्केल ड्रिप इरिगेशन, जिससे कि बेसिकली बहुत कम पानी में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, उड़े ना, कम मिनिमम पानी में ज़्यादा खेती हो सके। और ये करना नॉट ऑन स्मॉल स्केल बट लार्ज स्केल, विच वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज पॉसिबल अप टिल नाउ। बट ऐसी टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके ऑन इन एरियाज जो आज भी ट्रेडिशनल रह गए हैं। तो वो सब जो है वो इसके अंदर आता है। अब एम्फेसिस जो है, नीति आयोग का मेन काम ये नहीं है कि उनको तैयारी करनी है, प्लान बनाना है, सजेस्ट करना है, बट मेन उनका एम्फेसिस है कि हाउ कैन दे फाइंड आउट कि जो वो कर रहे हैं उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये नीति आयोग का सबसे मेन काम है। क्योंकि पॉलिसीज तो देखो 1950 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था। पॉलिसीज हम तब से बनाते आ रहे हैं, 70 साल हो गए हैं, 80 साल होने वाले हैं तब से। लेकिन हमें चाहिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका चेक करने का कि जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं वो हो रही है या नहीं हो रही है। तो फॉर दैट वन ऑफ द मेन थिंग नीति आयोग डज इज दैट ये कई सारे इंडाइसेस बनाता है जो कि मेजर करते हैं कि हर साल अलग अलग सेक्टर्स में या किस तरीके की प्रोग्रेस हो रही है। डिपेंड्स ऑन लाइक हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चारों हर सेक्टर में डिसाइड करता है कि कितना काम किया है सरकार ने, एजेंसीज ने, और उसका कितना फायदा मिला है। तो उसमें से जैसे हेल्थ इंडेक्स इज बेसिकली नीति आयोग क्या करता है, हर स्टेट को आउट ऑफ 100 स्कोर देता है कि वहां पे कितनी अच्छी हेल्थ सर्विसेज है। तो यहाँ पे इंडिया की 6 सबसे बड़ी स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो 2018-19 और 19-20 में किस तरीके से परफॉर्म कर रही थी। जैसे केरला तब भी फर्स्ट थी, अभी भी फर्स्ट है। तमिलनाडु तभी भी सेकंड था, अभी भी सेकंड है, विथ 72 मार्क्स 100 में से उनको मिले हैं। सिमिलरली तेलंगाना पहले 4th पे था, अब 3rd पे आ गया है। यूपी पहले भी 19 पे था, अभी भी 19 पे ही है। बिहार पहले भी 18 पे था, अभी भी 18 पे ही, उसको 31 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। ओके, मध्य प्रदेश देख लो, 17 था तब भी, अभी भी 17 है, इट हैज़ गॉटन 36 आउट ऑफ। सो यू कैन सी हाउ वेल दीज स्टेट्स आर डूइंग एज कम्पेयर टू दीज स्टेट्स। तो ये एक हेल्थ इंडेक्स है। दूसरा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, उन्होंने भी सेम बेसिकली करा है कि 100 में से स्कोर दिया है कि स्कूल की क्वालिटी कितनी है। तो दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड द बेस्ट स्कोर इज केरला, चंडीगढ़, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, एंड द वर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मेघालय, बिहार, तेलंगाना। सो दे हैव बेसिकली पुट इंडेक्स जो आपको बताता है कि स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन कहाँ पे कैसी मिल रही है, एंड देन कंट्रीज बेसिकली ट्राई टू स्कोर। जैसे हम स्कूल में कैसे 100 में से सबसे ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करते थे, वैसे स्टेट भी उसी तरीके से स्कोर करने की कोशिश कर रही है। ऑफ कोर्स केरला हैज़ कम लास्ट 4 सालों में 4 फाइनेंशियल ईयर्स देखोगे तो लास्ट वाला छोड़ के शायद केरला हैज़ कम ऑन टॉप ऑफ प्रीटी मच एवरीथिंग सिंस 2016। उसके बाद है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स, जो आपको बताता है कि कितना किस तरीके का इनोवेशन हुआ है, क्या क्या हो रहा है, कितने स्टार्टअप्स हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो सब बताता है। एंड दिस इज SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें बेसिकली ये दीज आर सम 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, कि
एक देश, एक स्टेट डेवलप तो कर रही है, हर स्टेट डेवलप कर रही है, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि वो डेवलपमेंट पूरी तरीके से सोसाइटी के हर सेक्टर पे हो रहा है, सिर्फ पैसे के टर्म में नहीं हो रहा, राइट। जैसे अगर हो सकता है कोई पैसे तो उसके पास बहुत हो, लेकिन हो सकता है उसकी शरीर अच्छा ना हो, या तबीयत अच्छी ना हो, या मेंटल हेल्थ अच्छी ना हो, राइट। तो बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, उन्होंने बोला है कि पैसे के साथ साथ और जो पैरामीटर्स हैं उन पे गिनना कि कौन सी स्टेट कितनी अच्छी करी, तो कौन से पावर्टी, हंगर, हेल्थ एंड वेल बीइंग, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions. So इन 16 panels के ऊपर वो states को rank करते हैं, and you can pretty much see that this belt is not doing very well, from Rajasthan to Uttar Pradesh, Bihar being the worst, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Assam, Arunachal. So this area is not doing very well. So this gives you an idea. So this basically it can also tell you कि हो सकता है कि इन रीजन को अलग तरीके की पॉलिसी की जरूरत हो, उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो. So यहाँ पे नीति आयोग का काम आता है कि they will have to figure out कि क्या अलग पॉलिसीज की जरूरत है. अब कंपेयर करते हैं प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में, दोनों ही एडवाइजरी बॉडीज थी गवर्नमेंट को, लेकिन मेन जो उनका डिफरेंस आता है वो ये है कि प्लानिंग कमीशन को पार्लियामेंट से अथॉरिटी मिलती थी, फंड एलोकेट होते थे, लेकिन नीति आयोग का जितना भी फाइनेंस है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही संभालती है. स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, जैसे प्लानिंग कमीशन जो था वो थोड़ी सी सेंटर हैवी थी, ज्यादातर प्लानिंग सेंटर में होती थी, एप्लीकेशन थ्रू आउट द कंट्री होता था, लेकिन यहाँ पर स्टेट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ही नीति का आयोग का हिस्सा है और वही ज्यादातर डिसीजन लेते हैं. प्लानिंग की अप्रोच टॉप बॉटम थी, मतलब कि स्टेट नेशनल लेवल पे डिसाइड होता था और फिर विलेज लेवल पे अप्लाई होता था, लेकिन नीति आयोग जो है वो डिसाइड करती है ऑन विलेज लेवल कि कहाँ क्या जरूरत है, फिर उसके हिसाब से देन दे कम टू अ पॉलिसी. सो दिस इज कॉल्ड अ बॉटम्स अप अप्रोच. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया की क्या हुआ था. सो वी नो वन थिंग कि 1991 के लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में सर्विस सेक्टर बहुत जल्दी से इंक्रीज हो गया था, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो एक्चुअली थोड़ा पीछे रह गया था, क्योंकि दैट यूज्ड टू बी ओनली 16% ऑफ इंडियाज टोटल जीडीपी. अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की. एज यू नो, इंडिया में 1991 के बाद सर्विस सेक्टर जो था वो एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, स्पेशली आफ्टर बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मेजर्स. और उस वक्त इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग था वो बहुत छोटा रह गया एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. इट वाज ओनली 16% ऑफ द टोटल जीडीपी. नाउ द प्रॉब्लम विद दैट इज जो सर्विस सेक्टर होता है ना, वो ज्यादातर स्किल्ड लेबर को हायर करता है, पर इंडिया में बहुत ज्यादा अनस्किल्ड लेबर भारी क्वांटिटी में थी. मतलब कि हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग स्किल्ड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे. तो इन लोगों को इस रिसोर्स को कहाँ अप्लाई किया जा सके, तो इसके लिए व्हाट हैपेंड इज दिस वाज लीडिंग टू चैलेंज इन एम्प्लॉयमेंट. मतलब गवर्नमेंट को 100% लोगों को देश के एम्प्लॉयमेंट देने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर लिमिटेड हो चुका था, वो पूरी तरीके से भर चुका था विथ मैक्सिमम लेबर जितनी वहां पे जरूरत थी वहां थी, एंड जो सर्विस सेक्टर में लेबर रिक्वायर्ड थी उसे स्किल होना था. तो व्हाट अबाउट द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज अनस्किल्ड, उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही थी. सो उसके बाद करीब 12 मिलियन लोग हर साल इंडियन वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं, और मैनी ऑफ हुम, ज्यादातर उसमें से लो स्किल्ड रूरल पॉपुलेशन होती है. तो एक जरूरत थी इंडिया की कि वो फोकस करे कि किस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पुश कर सके, ताकि ये जो सरप्लस लेबर है फ्रॉम रूरल एरिया विच इज प्राइमरीली अनस्किल्ड और लो स्किल्ड, इन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सके. तो उसके लिए बेसिकली क्या करना था, ये सब जो चीज़ें हमने पढ़ी कि गवर्नमेंट कर रही थी, विच इज़ इनोवेशन हब बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, लेबर लॉज बनाना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाना, फैसिलिटेटिंग एक्विजिशन, स्ट्रीमलाइनिंग अप्रूवल, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जो बहुत धीमी होती थी, ये सब वो कर रही थी ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग
की जो प्रोग्रेस है इंडिया में उसको आगे बढ़ा सके, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ ज़्यादा कर सके और जो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके. इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बाय लेवरेजिंग द डेमोग्राफिक. इस वक्त इंडिया, नॉट ओनली इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, but it is also one of the most able population, means growing young population between the age of 14 to 45. क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी कंट्रीज है ना, जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम दीज कंट्रीज आर फेसिंग कि वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन अब ओल्ड हो चुकी है और बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन यंग लोग बहुत कम है, तो डिपेंडेंट ज़्यादा है और काम करने वाले कम है. पर इंडिया में we have a demographic dividend, we have a advantage, तो उसका इस्तेमाल करते हुए, और we have to also understand कि चाइना जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिमिनिश हो रही है, तो यहाँ पे इंडिया इज ट्राइंग टू बेसिकली इम्प्रूव इट्स, मतलब एक तीर से दो निशाने. हमारे जो लो स्किल्ड लेबर है उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, और जो वर्ल्ड में डिक्लाइनिंग पोजीशन है चाइना की उस एरिया को भी इंडिया कवर कर पाएगा. सो इट्स विन विन फ्रॉम बोथ साइड. अब चैलेंजेस क्या है? मूविंग फार्मर्स टू फैक्ट्रीज एंड इंप्रूविंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे और हैज सीन बीन द मोस्ट क्या बोलते हैं, प्रूवन पाथ. कि हमने कई सारी जगह पे देखा है कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप चाहे फिर उसको यूरोप का इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो या रशिया का, वहां पे सब जगह यही हुआ है. व्हेन द रूरल पॉपुलेशन मूव्स टू इंडस्ट्रीज, manufacturing units, that is where wealth is created, that is from where savings are created of the country, that's where profit is created, जो कि वापस कैपिटल के फॉर्म में रीइन्वेस्ट होता है. तो यहाँ यही एक तरीका हमें पता था. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये शिफ्टिंग जो है ना, उसके शिफ्टिंग फ्रॉम अर्बन टू रूरल, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने की जरूरत है. नो कंट्री हैज अटेन्ड हाई इनकम सोनली बाय ट्रांजिशन फार्मर्स टू सर्विस जॉब. कोई भी कंट्री ने कभी भी फार्मर को सर्विस जॉब्स में ट्रांजिशन करके डेवलपमेंट हासिल नहीं किया है. और द रीजन बीइंग कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो होती है ना, इट इज एम्बेडेड इन द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन मशीनरी. मतलब क्या, देखो, टर्शरी सेक्टर मतलब क्या है? सर्विसेज, राइट. अब अगर बैंकिंग सर्विस है तो बैंकिंग सर्विस का इंक्रीज, मतलब अगर बैंकिंग सेक्टर इंडिया में बड़ा होएगा तो तभी होगा ना जब बहुत सारे लोग होंगे बैंकिंग करने के लिए, बहुत सारी बिजनेसेस होंगे जिनको बैंकिंग फैसिलिटीज चाहिए, तभी तो बैंकिंग सेक्टर बढ़ेगा. अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आपको बढ़ाना है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीजें भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर बढ़ेगा. तो फार्मर्स को सीधे मैन्युफैक्चरिंग में भेजना पॉसिबल नहीं है. यू नीड दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिकॉज उसी से एक तरीके से दैट इज द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन, जिसके कारण फिर टर्शरी सेक्टर जो है वो पुश होता है. सो यू नीड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. और क्योंकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी इतना स्ट्रांग नहीं था, और क्योंकि ग्लोबली चाइना का दबदबा था पूरे वर्ल्ड में, अब क्योंकि चाइना डिक्लाइन हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम एक ये भी होती है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के साथ, जिसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन इट्स ओन विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस. की एक ये ऐसा मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो अगर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है ना तो वो खुद ही को खा जाता है. क्योंकि इफ देयर इज टू मच मैन्युफैक्चरिंग, अगर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर की सक्सेस होती है ना तो इतना सारा प्रोडक्शन हो जाता है कि लोगों के पास बहुत सारा सामान है कंज्यूम करने के लिए विथ अवेलेबल, एंड इतना अब्जॉर्प्शन कम्युनिटी में नहीं हो पाता है. आप बहुत ज्यादा सामान प्रोड्यूस कर लोगे, खाने वाले भी तो होने चाहिए. सो हेंस China has been facing the same problem, that they have grown way too much for their own good, and because so we don't want to mirror China's pattern. We want to increase the productivity in such a way कि agriculture productivity भी बढ़े, manufacturing भी बढ़े, और लेकिन ज़्यादातर focus continuously tertiary sector पर हो. So learning from industrialization in Russia, in America, in Europe, and also learning from China. अब चैलेंजेस क्या है इन इम्यूलेटिंग चाइना का जो ग्रोथ मॉडल है उसको कॉपी करने में प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहले तो चाइना का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा रैपिड हुआ था 2002 के बाद, और उसका रीजन ये था कि चाइना के पास ना लोगों की सेविंग्स बहुत ज्यादा थी, क्योंकि एग्रीकल्चर वहां पे बहुत स्ट्रांग था पहले. तो
they were able to channel and take advantage of this capital you getting absorbing technology. तो वो बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आ जाते थे. जैसे चाइना इज फेमस फॉर रिवर्स टेक्नोलॉजी विच इज बेसिकली इंडिया में और बाकी सारे वर्ल्ड में क्या करते हैं कि या तो हमको टेक्नोलॉजी लोगों से खरीदनी पड़ती है या तो हमें खुद से डेवलप करनी पड़ती थी. चाइना यूज्ड टू बाय थिंग्स फ्रॉम लाइक इट्स देयर आर मूवीज अबाउट इट हाउ चाइना. एक मूवी का सीन मुझे याद आ रहा है जिसमें Chinese women were standing outside Louis Vuitton का शोरूम एंड दे वर बेसिकली बाहर खड़े होके वो किसी को ढूंढ रही थी जो अंदर जाके उनके लिए बैग कोई सा भी खरीद के ला दे सके. एंड जब जो प्रोटेगनिस्ट थी मूवी की वो अंदर जाती है तो उसको द सेलर पता चल जाता है उसको कि बाहर जो चाइनीज वुमेन खड़ी है इनके लिए खरीद रही है. एंड देन ही गोज एंड ही शूज देम अवे. Basically because ऐसा कहा जा रहा था कि Chinese women what they do is when they come for holidays to US they'll buy expensive material like branded material वापस वहाँ ले जाके फिर उसका प्रोडक्शन करते थे कॉपीज का. सो इंडिया की सबसे ज़्यादा फेक मतलब वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फेक प्रोडक्ट जो होते हैं कॉपीज वो सब चाइना से ही आती हैं. तो ये रीज़न था कि चाइना इतना जल्दी जो है मॉडर्नाइज हो गया. एक तो वो टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब कर लेता था प्लस उनके पास बहुत सारी कैपिटल सेविंग्स थी. सो दिस मॉडर्नाइजेशन इज व्हाट ये मॉडर्नाइजेशन के कारण जो चाइना था वो अपने मिलियंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन को अर्बन एरियाज में लेके आया. उनकी बेसिकली ग्रोथ हो पाई. लेकिन अब जो है चाइना की ग्रोथ जो है वो स्लो होती जा रही है. सो द प्रॉब्लम इज कि जो एडवांस कंट्रीज है वो बहुत स्लो ग्रोइंग है तो वो चाइना के इस मैसिव मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही. कितना ही लोग खरीदेंगे ना. आपने इतना ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करके मार्केट को फ्लड कर दिया कि चीज़ों की वैल्यू गिर गई है. दूसरा जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज हैं अब उनके पास पैसा आ गया है तो वो क्या कर रही है कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. मतलब कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव मतलब जिसमें ज़्यादा काम लेबर्स करते हैं और कैपिटल इंटेंसिव मतलब वो उस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग जिसमें लेबर कम लगती है लेकिन मशीनरी और टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगती है. तो आप क्योंकि वो उधर लीड कर रहे हैं तो इसके कारण कई सारी कंट्रीज जो पहले चाइना के पास जाती थी चीज़ें बनवाने के लिए अब वो कंबोडिया फिलीपींस बांग्लादेश इन कंट्रीज के पास जा रही बिकॉज दे अगेन हैव द सेम थिंग दैट दे हैव चीपर लेबर अवेलेबल. India will face a competition from China in manufacturing export, making export-led growth more challenging than previous Asian economies. तो क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि इंडिया भी क्या कोशिश कर रहा है. कोशिश तो यही की जाएगी कि एक बैलेंस बना रहे, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी आए और लेबर भी सस्ती हो. उसके अलावा ऐसा ना हो कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो. तो but China has learned a lot from what they have done, right? And they have a huge economy and huge population. उसको emulate करना would be very difficult for India to keep a balance because अगर वो एकदम से follow करेंगी तो जैसे जिस तरीके से चाइना अभी स्लो डाउन हो रहा है वैसे इंडिया का भी फ्यूचर में स्लो डाउन आ जाएगा. वी हैव टू गो इन द डायरेक्शन जहाँ एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सके मैन्युफैक्चरिंग की. सो दैट्स द प्रॉब्लम. तो इस पॉइंट पे आता है मेक इन इंडिया कैंपेन. मेक इन इंडिया का जो कैंपेन है ये सितंबर 2014 में इंडिया ने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसका बेसिकली वो चाहते थे कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश किया जाए. उन्होंने बेसिकली कई सारे फैक्टर्स पे काम किया जैसे कि क्या रेगुलेशंस होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है ताकि लोग कोशिश करें मैन्युफैक्चरिंग में जाने की, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एग्जिट मैकेनिज्म. सो इन चीज़ों पर बेसिकली फैसिलिटेट करना कि लोग आसानी से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालने में डाल सके ताकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़े. और उसके साथ साथ एक ऑलमोस्ट एक कैंपेन भी था कि लोगों को के नज़रों से ये लोगों के माइंड से ये बात निकालना कि कोई चीज़ बाहर से आई है तो ज़्यादा अच्छी होगी. सो दे वांटेड देसी स्वदेशी ज़्यादा अच्छा है. ये कैंपेन भी ज़रूरी था. तो इधर वो फोकस कर रहे थे कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज़ बना सके ताकि लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मतलब डालने में आसानी हो, प्लस उसकी डिमांड भी बना रहे थे कैंपेन कर करके. कैंपेन वॉज कि बेसिकली और उसके अलावा वो चाहते थे कि वो फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करें कि वो आके इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस करें ताकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें जॉब मिल सके. मेक इन इंडिया हैज़ अचीव सिग्निफिकेंस माइलस्टोन. कुछ 27 सेक्टर्स हैं मेक इन इंडिया 2.0 के अंडर जिसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोटिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो कोऑर्डिनेट करता है क्या क्या प्लान्स है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ में और किसके साथ में करता है. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ओवरसी करता है पूरे सारे सेक्टर्स को. तो एक तरीके से
हमारा अब क्योंकि चाइना जो करता है वो हम नहीं कर सकते, हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालेंगे तो वी विल हैव द सेम प्रॉब्लम. सो एक तरीके से दिस इज अ कॉम्बिनेशन जहां वी आर ऑल्सो रिलैक्सिंग द रूल्स बट वी आर ऑल्सो कॉलिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वी आर ऑल्सो कॉलिंग कंपनीज टू कम एंड एस्टैब्लिश देयर ओन. जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा जो ट्विटर पे झगड़ा चल रहा था बिटवीन आई थिंक द के चिदम्बरम एंड CM ऑफ असम, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि बेसिकली वो हमने बात करी है अमेजॉन या टेस्ला कोई अपनी एप्पल अपनी फैक्ट्री डालेगा असम में 2025 में एंड इट विल गिव दिस मैनी जॉब्स. सो के चिदम्बरम देन सेड कि टेल मी व्हेन इट रियली हैपेंस, बिकॉज बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है. सो दीज आर एक्चुअल इश्यूज जिसके ऊपर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो लड़ रहे हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग दीज कंपनीज टू इंडिया टू बूस्ट द लेबर मार्केट इन इंडिया. सो इस स्कीम के मेन टारगेट क्या है? सबसे पहला तो कि 12 से 14% एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ GDP. उसके बाद राइज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है विच यूज्ड टू बी 16%, उसका इंप्रूवमेंट होना चाहिए फ्रॉम 15 to 25% बाय 2025. कम से कम 100 मिलियन एडिशनल जॉब आनी चाहिए 2022 तक. डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजिकल इन डेप्थ आनी चाहिए, मतलब कि वैल्यू एडिशन जो प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग की वो इंडिया में बढ़नी चाहिए कि प्रोडक्ट्स कितना हम प्रोडक्ट्स को फाइनल पोजीशन पर तक लेके जा रहे हैं, कितनी ज़्यादा हम उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं. प्लस टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसमें. हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए कि हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो हो वो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर पाए. डेवलप अप्रोप्रिएट स्किल सेट अमंग द रूरल. अब ऑफकोर्स स्किल को एडवांस करना है ताकि ये जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए जिन लेबर रिसोर्स पर हम डिपेंडेंट हैं उनका स्किल होना बहुत ज़रूरी है. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ हो, स्पेशली इन्वायरमेंट को लेकर, क्योंकि अगर आपने चाइना देखा हो अभी तो चाइना इवन दो हैज़ डेवलप्ड, इट इज़ बिकम वेरी रिच, बट एक प्राइस देना पड़ता है when you mess with the nature, when you mess with your resources like water and land, you pay a price and that price is what is taking China down. तो वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि हम सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखें. अब चैलेंजेस क्या है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के? सबसे पहला चैलेंज है कि लो लेबर प्रोडक्टिविटी. इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. जैसे मैकेंसी रिपोर्ट ने बताया था कि इंडिया इज 4 to 5 times लेस प्रोडक्टिव देन देयर काउंटर पार्ट्स इन थाईलैंड एंड चाइना. तो प्रोडक्टिविटी को लेके आना एडिक्वेट स्किल के साथ में उस लेवल तक, दैट हैज बीन वन ऑफ द बिग चैलेंज. इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से नहीं आने के बजाय मॉरिशस बेस शेल कंपनी से आता है जिसमें टेक्निकली इंडिया का ही ब्लैक पैसा रहता है. तो इंस्टेड ऑफ मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, हमारा ही पैसा गोल 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 घूम रहा है, विच इज नॉट गुड, क्योंकि लीकेज है. ब्लैक मनी इज वॉट नथिंग बट लीकेज, राइट? तो हमारी इकोनॉमी में से लीकेज हो रहा है, वापस आ रहा है एज इफ कि बहुत, तो उससे क्या होता है, नंबर डिस्टॉर्ट होते हैं और एक्चुअली में कुछ ग्रोथ होती नहीं है. स्मॉल इंडस्ट्रियल साइज यूनिट साइज, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनकी साइज बहुत स्मॉल होती है, वो ग्लोबल लेवल पर स्केल नहीं कर पाती हैं जितनी चाइना या दूसरी जगहों पे की गई है. कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री रही है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट ऑफ basically being slave towards America, we have towards the West, we have very strong labor laws from independence time. अब चाइना जो है वो डिक्टेटोरियल और थोड़ी सी अथॉरिटेरियन कंट्री है, तो वहाँ पर एंड आफ्टर स्पेशली व्हाट माओ जेडुंग डिड टू द रिवॉल्यूशन, they are able to misuse or bend the labor laws much more easily because they are not a federation. Every decision is taken by Xi Jinping. Same goes for many of the countries, but India is a federal country where decisions are not always taken on center, and that creates a problem because जितने ज़्यादा complex labor laws होंगे, जितना union होगा, उतना ज़्यादा productivity मतलब उतना ज़्यादा manufacturing को affect करता है. लेकिन again, unionization is good, having complex तो नहीं but strict labor laws are important because जिंदगी का एम सिर्फ पैसे कमाना नहीं, अच्छी ज़िंदगी जीना होता है. तो हम कई बार गवर्नमेंट्स भूल जाती हैं कि
हाँ, उनका काम है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना और लोगों को ये सब करना ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लोग अच्छे से रह सके, लेकिन बेस लाइन इज लाइफ वर्थ गिविंग. एंड व्हेन यू हैव वेरी डिफिकल्ट, वेरी ईजी लेबर लॉज जिसमें आसानी से लेबर को मिसयूज किया जा सकता है, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ पीपल लाइफ in you're doing exactly opposite of what you're supposed to do, which is something that China can do much more easily than India can, which I think I'm like personally very proud. ऐसा ही होना चाहिए. I am okay developing a little slow, knowing that no one is being extorted or no labor is being misused in India. नेक्स्ट इज हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप टू द मार्क नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए इंडिया इन्वेस्ट करता है इन नेपाल, भूटान, सो दैट वी कैन गेट चीपर एनर्जी. एंड डिलेड लैंड एक्विजिशन. इंडिया में जो लैंड दिया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सेटअप होने में, उसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं, विच हैपन्स मच मोर फास्टर इन अदर कंट्रीज. अगेन सेम इशू ना, बिकॉज वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है सब कुछ. आज शी जिनपिंग ने बोला कल फैक्ट्री का लैंड पास हो जाएगा, बट इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता ना. वी हैव अ प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी स्टिल हैव अ प्रोसेस दैट टेक्स टाइम. अब सक्सेसफुल एग्जाम्पल अगर देखे जाए मैन्युफैक्चरिंग के, तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेलवे कोचेस, फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोबाइल, जिसमें इंडिया 3rd लार्जेस्ट आया है 2021 में. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया जो है सबसे फर्स्ट टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स में से है, एंड इट हैज़ द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री, फर्स्ट बीइंग आई थिंक US, एंड देन यू हैव चाइना, देन यू हैव रशिया, or Russia and then China, I am not sure, and then you have India and then you have South Korea, like that. So it's 4th largest and 5th largest spending one. उसके अलावा इंडिया बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है. 2 कॉरिडोर हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में, जो दोनों ही फुलफिल कर रहे हैं जो कैपेसिटी है. अब बात करते हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0 की. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में हम सब ने पढ़ा है हिस्ट्री में. वी हैव ऑल स्टडीड अबाउट how our society civilization completely changed जब हमने steam engine यूज़ करना चालू करा, या फिर जब हमने assembly line यूज़ करना चालू करी. तो अब basically smart 4.0 is the next step. Let's understand. फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसमें हमने पानी और स्टीम का इस्तेमाल किया था. सेकेंड वाले में हमने इनेबल किया था मास प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके. आपने वो चार्ली चैपलिन की मूवी देखी होगी जिसमें लाइन प्रोडक्शन होता है, बेसिकली मॉकरी थी उसकी. सो दैट्स वेयर योर सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन था कि लोग, एक इंसान पूरे प्रोडक्ट पे काम करे, उसके बदले हर एक इंसान को एक स्पेसिफाई कर दिया आपने और एक लाइन बना दी मैन्युफैक्चरिंग की. थर्ड रिवॉल्यूशन था जब वी हैड ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, जब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसी मशीनें बना ली जो हमारे लिए काम कर सकती है. नाउ जस्ट द फोर्थ वन जिसकी हम बात कर रहे हैं 4.0, ये एक ऐसी रिवॉल्यूशन है जिसमें हम डिजिटल, जो लास्ट डिकेड में हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया है विथ रिस्पेक्ट टू AI, उसका इस्तेमाल करना और मैन्युफैक्चरिंग करना. ठीक है, तो फोर्थ वाला जो है ना, वो टेक्नोलॉजी को और फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल स्फीयर को मर्ज कर देता है. तो आपको प्रेजेंट होने की वहां जरूरत नहीं है, आप मशीन को सिखा दो कि क्या करना है उसको, राइट? या आप कुछ ऐसी प्रोसेस बना दो जिससे दैट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग ट्वाइस. सो दिस इवोल्यूशन इज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड वाइड, कि इसके कारण पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से चीज़ें प्रोड्यूस होती है वो चेंज होने वाली है. और जितना जल्दी इंडिया इसको अडॉप्ट कर ले, दैट्स बेस्ट, बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग टू नो मोर गो ऑन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग. वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ प्लेस वेयर how what will be produced where and all these things will not be decided by demand and supply, but will be decided based on like a computer that will assess what we need and how we need and how things are going. The changes signify transformation of entire productivity, management and governance. So इसका impact सिर्फ प्रोडक्शन पे नहीं पड़ता है, पर उसके साथ में जो चीज़ें जुड़ी हुई है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोग्रेस करती है, उसका गवर्नेंस कैसे होता है, वो सब भी अब लपेटे में आ जाएगा AI के. चैलेंजेस क्या है लेबर फोर्स के लिए? सबसे पहले तो कि इंडस्ट्री 4.0 को अडॉप्ट करने के लिए हमारे पास ना जिस तरीके का जो ये चेंज है, ये ग्रेजुअल नहीं होगा, बहुत प्रोफाउंड होगा. मतलब कि पूरी दुनिया बहुत, जैसे ही AI केपेबल हो जाएगा, चैट GPT वगैरह हम देख रहे हैं किस तरीके से इट्स इन न्यूज ऑलमोस्ट एवरी डे. द मोमेंट वी आर सक्सेसफुल इन डूइंग इट, इट विल शिफ्ट वेरी स्विफ्टली. अनलाइक
अदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें समय लगा था, बट दिस वन इज गोइंग टू बी, द शिफ्ट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट. जो एग्जिस्टिंग जॉब्स है उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो वर्चुअल रियलिटी में या ऑगमेंटेड रियलिटी में काम कर सके. आपने अभी गूगल के वो देखे होंगे, गूगल विजन जो आ रहा है, वेयर यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, लाइक योर रियलिटी इज ऑगमेंटेड. उसके लिए जो हमारी लार्ज लेबर है, वर्कफोर्स है, इसको फिर से स्किल डेवलप करवाना पड़ेगा, क्योंकि पीपल आर डेवलपिंग फॉर द थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. हम जिन लोगों को जो वर्कफोर्स पैदा कर रहे हैं इंडिया में, जिसे मैन्युफैक्चरिंग जिसे डेवलप किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट, वो 3.0 के लिए है, लेकिन दुनिया 4.0 की तरफ जा रही है. और एकदम से हमें स्विफ्टली वी हैव टू एस्केलेट हाउ वी आर what type of skills we are giving to the people. तो due to this fundamental incompatibility रहती थी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो 4.0 पे पड़ गई, लेकिन हमारा जो लेबर स्टैंडर्ड है वो 1.0 पे ही है. अभी मैसिव अपस्केलिंग की जरूरत पड़ेगी डिजिटल लेबर की इन फ्यूचर. अब what are the core challenges in the employment dynamics? सबसे पहले तो हम याद है जैसे पुराने समय में क्या होते थे, लोग पूरी जिंदगी एक ही कंपनी के साथ काम करते थे, लेकिन अब आप किसी से पूछोगे तो एवरीवन चेंजेस इन अ फ्यू इयर्स, राइट, बट दे स्टिल रिमेन इन द सेम फील्ड, बट दे चेंज जॉब्स. तो ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट या लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा. अब बहुत रेयर बन जाएगा. वर्कर्स को हमेशा अपने आप को रीटूल करना पड़ेगा ताकि वो नई नई अपॉर्चुनिटी पे जा सके, बिकॉज थिंग्स विल चेंज वेरी फास्ट. उसके बाद क्योंकि पहले चीजें चेंज होने में डिकेड्स लग जाते थे, तो लोग डिकेड्स तक सेम काम करते थे, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा. उसके बाद इम्पैक्ट ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स, द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ इंटेलिजेंट ऑटोमेशन विल बी फेल्ट ऑन ग्लोबल सर्विस एंड आईटी एंड बीपीओ. तो ये जो सेक्टर है जिसमें इंडिया सबसे ज्यादा आगे है, उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑफ दिस ऑटोमेशन. प्रिडिक्शन ये कहा जाता है कि 1 out of every 3 जॉब विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सॉफ्टवेयर, रोबोट और स्मार्ट मशीन्स बाय 2025. एंड अकॉर्डिंग टू 2015 टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म, मतलब कि अभी जितनी भी जॉब्स है उसमें से हर तीसरी जॉब अगले 2025 के बाद या तो वो कोई एक सॉफ्टवेयर कर लेगा, या तो किसी रोबोट से या किसी स्मार्ट मशीनरी से कराया जाएगा. सो पीपल विल हैव टू फाइंड न्यू वेज. अगर आपने विली वोंका वाली देखी है, जॉनी डेप वाली विली वोंका, तो उसमें आपको याद होगा कि जो लड़का था मेन चार्ली, उसके फादर यूज टू वर्क इन अ टूथपेस्ट फैक्ट्री, राइट. तो मैनुअली एक एक टूथपेस्ट का ढक्कन लगाते थे, एंड लेटर ऑन इट वाज शोन दैट ही एक्चुअली अपस्केल्ड एंड he basically learned how to fix the machine that does the work. That's sort of what they're trying to tell you, कि हमें नई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी क्योंकि पुरानी स्किल से काम नहीं चलेगा. Moving to micro, small, medium enterprises, economic development of a nation is closely associated with the growth of industrial sector. Of course, जैसा हमने कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जब तक ग्रो नहीं होगा, किसी भी देश की इकोनॉमी अपने पीक तक नहीं पहुंच सकती. उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस लार्ज, मीडियम स्केल, माइक्रो एंटरप्राइजेस का भी आता है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. एमएसएमई प्लेज वाइटल रोल इन एम्प्लॉयमेंट. इन इंडस्ट्रीज में ही तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यहीं से तो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट होता है. तो एमएसएमई हैव एडवांटेज बिकॉज ये लेबर इंटेंसिव हो सकती हैं, यहाँ पे लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज यूज की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, जेस्टेशन पीरियड मतलब कितनी देर में फैक्ट्रीज अप एंड रनिंग है वो बहुत कम होता है, और शॉर्ट लिंकेजेस की जरूरत होती है दूसरे सेक्टर से. तो स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस आर द बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज development, economic development, which wants to become sustainable in future or in present. हमने देखा है कि जब तक आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं होता है, ग्रोथ नहीं देखी जाती है. तो फैक्ट्स अबाउट एमएसएमई. एमएसएमई कंट्रीब्यूट्स 30% टू इंडियाज जीडीपी. इंडिया का 30% जीडीपी आता है. 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट. टोटल जितना मैन्युफैक्चर होती है चीज़ें इंडिया में, उसमें से 40% एमएसएमई से आती है. 40% ऑफ द एक्सपोर्ट दैट इज डन फ्रॉम इंडिया. इंडिया से जो सामान एक्सपोर्ट होता है वो एमएसएमईज कंट्रीब्यूट करता है. इंडिया हैज 6.34 करोड़ एमएसएमईज विथ 90% बीइंग इनफॉर्मल, एम्प्लॉइंग ओवर 11 करोड़ वर्कर्स. तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज है इंडिया में वो इनफॉर्मल है, और वो 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है टू इंडियन इकोनॉमी.
Now let's talk about the socio-economic development of impact of MSMEs की किस तरीके से हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं. सबसे पहले तो ये जो सेक्टर है ये बहुत ही डायनेमिक सेक्टर उभर के आया है पिछले 5 सालों में स्पेशली फॉर इंडियन इकोनॉमी. कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और लो कैपिटल कॉस्ट पे ये चालू किया जा सकता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है स्पेशली रूरल एरिया और बैकवर्ड एरिया का. इसके कारण इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ है कंट्री में, क्योंकि ऐसे एरियाज में जाकर आप इंडस्ट्री खोल सकते हो जहां पर अदरवाइज ज़्यादा काम करने के लिए नहीं है. कई सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंसिलरी यूनिट्स बन जाते हैं एक कंपनी के, जिससे चेन बन जाती है मैन्युफैक्चरिंग की और एक ही कंपनी के इफेक्ट मल्टीपल प्लेसेस पे दिखते हैं. Demonstrate effective, efficient, flexible and innovative enterpreneurial spirit contributing to overall economic development. और हमने पढ़ा ही ऑलरेडी कि MSME का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है टू इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इन जनरल. अब प्रॉब्लम ये है कि इस सेक्टर के साथ ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. मेनली एक तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है ठीक से. उसके बाद कैपिटल और नॉलेज इतना नहीं है इंडिया में स्पेशली इंडस्ट्रीज़ को लेकर. सस्टेनेबल सूटेबल टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं रहती है हर बार. लो प्रोडक्शन कैपेसिटी रहती है. फॉलोअप विद वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज जो है उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है. अगर आप कभी भी इफ़ यू हैव वर्कड विद एनीवन जो कि सरकार की पॉलिसीज़ के साथ में काम करता है तो आपको पता होगा कि द ब्यूरोक्रेटिक infrastructure is very difficult to work with. Because my brother works in something similar which is basically वो ड्रिप इरिगेशन के लिए सरकार जो है वो चेंज करने के लिए, मतलब ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाने के लिए आपको पैसा देती है. बट द वर्क, the amount of paperwork and bureaucratic hassle there is to actually get that is so much. तो एक वो प्रॉब्लम है. उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है क्योंकि अगेन ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है. कंस्ट्रेन है मॉडर्नाइजेशन के, एक्सपांशन के. उसके अलावा हर जगह पे इफेक्टिव कॉस्ट पे लेबर, स्किल लेबर नहीं मिल पाती है. सो क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं एमएसएमई के लिए? सबसे पहले है उद्यान रजिस्ट्रेशन नंबर, बेसिकली ताकि आसानी से कोई भी एमएसएमई अपने आप को एक फॉर्म भर के रजिस्टर कर सकती है. तो वो जो इनफॉर्मल एस्पेक्ट है एमएसएमई का वो कम हो जाएगा. रेजिंग एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प, बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे क्रेडिट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एड्रेसिंग पेमेंट डिलेज, इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन सब चीज़ों को लेकर जो प्रॉब्लम्स होती है इंडस्ट्रीज को लेकर उनके सॉल्यूशन को किस तरीके से फटाफट किया जा सके. चाहे फिर वो अगर उनको अगर मार्केट को एक्सेस नहीं, मतलब आपने सामान तो बना दिया लेकिन मार्केट तक कैसे पहुंचाओ. अगर आपको पैसे की ज़रूरत है अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए, तो वो मिल सके. अगर आप कुछ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, जैसे कोई हार्मफुल गैस निकाल रहे हो या वाटर बॉडी में जा रहे हैं, आपका प्रोडक्शन के बाद कुछ बच रहा है जो वाटर बॉडीज़ में जा रहा है, तो इनको लेकर बहुत सारे रेगुलेशंस हैं. तो एक तरीके से रैम्प क्या करता है, हेल्प करता है कि इन कंट्रीज़ को इन सब प्रॉब्लम्स से कैसे इजीली निकाला जा सके, इजीली सॉल्व किया जा सके इन प्रॉब्लम्स को. स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन इन रूरल एंटरप्राइज, बेसिकली एस्पायर एक तरीके का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इनोवेशन है ये शहरों के बजाय रूरल एरिया से आए, वहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगे, सो दैट इट विल बी ईजी बिकॉज रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिल जाएगा. तो दैट इज़ वन पार्ट. उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ईजी हो जाएगा क्योंकि जो लोग अर्बन एरिया में जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो आते हैं रूरल एरिया में जिन लोगों को चाहिए वो अर्बन एरिया में आते हैं. तो वो नहीं होगा, वो रूरल एरिया में ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. एक फ्रेमवर्क का रिवाइवल होगा, जल्दी से अगर क्रेडिट उनको मिल जाए. और चैम्पियन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपने बिजनेस साइकिल में तो उसके लिए वो सॉल्यूशन मिल सकते हैं. चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, बेसिकली जितने भी रूल्स थे रिगार्डिंग व्हाट वी कंसिडर इज एन एंटरप्राइज उसको चेंज किया गवर्नमेंट ने. उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत स्कीम, जिसमें अगर कोई ऐसी एमएसएमई है जो फंड्स के कारण प्रॉब्लम में जा रही है तो उसको एक गारंटीड क्रेडिट लाइन गवर्नमेंट देगा. सो दिस हैज़ बीन बेसिकली गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट मोर टू मेक इट ईजी फॉर इंडियन एंटरप्राइजेस टू डेवलप. सो दिस हैज़ बीन द मोस्ट like MSME definition जो रिवर्स हुई है गोइंग फ्रॉम स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. नेक्स्ट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1956 में इस्टेब्लिश हुई थी.
अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि सोशल ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इकोनॉमिक ये था कि ऐसे चीज़ें पैदा कर सके जो आसानी से बेची जा सकती है, और वाइडर ऑब्जेक्ट ये था कि सेल्फ रिलायंस हो पुअर कम्युनिटीज़ में, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे विकर बास्केट्स, कैंडल्स, क्लोथ, ट्रेडिशनल थिंग्स that many people in the tribal and backward areas produce, उन सबको एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे वो बेचे जा सकें। ठीक है, फंक्शंस क्या है, ये बेसिकली ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं विलेज वर्कर्स के लिए कि उन क्या क्या चीज़ें वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको रॉ मटेरियल टूल्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी सेल्स और मार्केटिंग करते हैं। आपने देखा होगा आजकल वो बहुत चल रहा है, अरे हम आदिवासी हैं, हम ये तेल यूज़ करते हैं, ऑल दैट कम्स फ्रॉम द सेम प्लेस। कई सारी जगहों पर आप जाओगे अगर घूमने के लिए तो देयर आर दीज गवर्नमेंट शॉप्स जहाँ पे आपको लोकली सोर्स्ड प्रोडक्ट मिलेंगे, और कई बार एसएचजीज भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, वहाँ से बना के बेचा जाता है। मैंने आई वाज वर्किंग इन एन एनजीओ, मैंने एक लेडी का इंटरव्यू किया था जिसने इसकी मदद लेकर एक बेसिकली फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाली थी, सिंगल लेडी, ऑल बाय हरसेल्फ शी डिड दैट। सो दैट्स बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, और उसकी सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग जो था वो एनजीओ करता था। एनजीओ जगह जगह जाके उनके लिए सामान पता था कि आप इनसे खरीद सकते हैं। रिसर्च करने के लिए उनको इनकरेज करता है, फाइनेंशियल और टेक्निकल गाइडेंस असिस्टेंस देता है, कोऑपरेटिव एफर्ट्स भी, साथ में मिलकर काम कर सकते हो। प्लेटफॉर्म होता है ऑलवेज, जैसे मैं एक टीचर हूँ, अगर मेरे पास एक्सेस है इंटरनेट की, मैं दूसरे टीचर्स को देख सकती हूँ, उनसे समझ सकती हूँ कि अगर मुझे टीच करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आई वांट टू अपग्रेड माय स्किल्स, सो आई हैव अ कम्युनिटी। वैसे ही इन्हें एक कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं, और कई सारी स्टडीज़ बनाते हैं उनके चैलेंजेस के ऊपर कि भाई क्यों इंडस्ट्रीज़ नहीं चल पा रही है और कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो चल गई है, ताकि दूसरे लोग उसको इम्यूलेट कर सकें, और इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर दीज एक्टिविटीज़। एक तरीके से उनका एक सेक्रेटेरिएट बनाया जा सके। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड कोर इंडस्ट्रीज, द ऑल इंडिया इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली एक मेजर है जिसमें कि वो एक तरीके से मेजर करते हैं कि शॉर्ट टर्म में कितना अलग अलग बास्केट्स में कितना प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में। आईआईपी जो है अपना डाटा कंपाइल करता है और हर साल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बाय मंथली जो है एवरी मंथ पब्लिश करता है with a lag of 6 weeks. IIP data is compiled and published monthly by National Statistical Office with a lag of 6 weeks. मतलब उनका डाटा जैसे आज अगर पब्लिश हुआ है इस मंथ में तो वो 6 हफ्ते पहले का है, मतलब 1.5 महीने पहले का है। IIP का स्कोप क्या है, वो बेसिकली UNSO को रिकमेंडेशन देता है कि किस तरीके से, इंक्लूडिंग मतलब ऑन माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई, ताकि वो बता सके कि वहाँ पर क्या कंस्ट्रेन है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसको उस रीजन में क्या प्रॉब्लम हो रही है उसका स्कोप दे सकता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि इंडिया के, जिनका टोटल वेट इज 40% ऑफ ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसमें 1 महीने का लैग होता है क्योंकि यू नीड सम टाइम टू गेट द डाटा। द बेस ईयर इसका 2011-12 है बेस ईयर, बिकॉज इन्फ्लेशन होता है, तो टू अंडरस्टैंड कि ये ग्रोथ सडनली ग्रोथ इसलिए तो नहीं दिख रही क्योंकि रुपी का प्राइस गिर गया है या बढ़ गया है, बट रादर एक्चुअल ग्रोथ दिखा है। इसलिए जैसे फाइनेंशियल ईयर में हम बेस ईयर रखते हैं, वैसे इस रिपोर्ट में भी बेस ईयर रखा जाता है समझने के लिए कि रिलेटिवली कितना इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज बेसिकली कोई चीजें हैं जिनकी प्रोडक्शन की हमें जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके प्रोडक्शन पे लोगों को इंसेंटिव देती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट कर सके। सो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था स्पेशली फॉर मोबाइल, मेडिकल डिवाइसेस एंड फार्मास्यूटिकल, बेसिकली बिकॉज इंडिया चाहता था कि इंडिया फार्मास्यूटिकल और इन सेक्टर्स में आगे बढ़े, तो उन्होंने एक तरीके से इंसेंटिव स्कीम लगाई थी जिसमें अंडर द स्कीम कंपनी को 4 से 6% का इंक्रीमेंटल इंसेंटिव दिया जाता था अगर वो ये स्पेसिफिक गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एडिशनली उनको अगर प्लांट और मशीनरी की रिक्वायरमेंट है तो उनको उसमें भी एलिजिबल थे वो कि वो गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं, या उनसे उनको एक तरीके से हो सकता है टैक्स में या किसी और तरीके से पैसा दिया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन फॉर फार्मा सेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल implementation of this incentive scheme was in pharma. 53 active pharmaceutical ingredients
41 प्रोडक्ट्स जो है गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करे हैं और कंपनीज को बोला है कि अगर वो इन्हें प्रोड्यूस करती है तो फॉर एवरी एडिशनल सेल उन्हें मतलब कि जितना ज़्यादा आप बेचोगे उतना ज़्यादा आपको गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिलेगा, और इससे प्लस दे ऑल्सो गिव देम सॉर्ट ऑफ लाइक अदर, उनको एक तरीके से प्रॉमिस करते हैं कि हमें जितना भी इन्वेस्टमेंट आएगा उसका कुछ हिस्सा वी विल कंट्रीब्यूट for your company to grow. So not only they are giving you incentive if you sell more, but also if you want to build more. Objective क्या था कि domestic manufacturing जो है उसको स्पेशली इन की स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब ये वो मटेरियल हैं जिनसे बोल सकते हैं ना, जैसे कलर थ्योरी है तो 4 प्राइमरी कलर होते हैं, उनको मिक्स करके बनते अलग अलग कलर्स बनते हैं, वैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे उनको मिक्स करके ज़्यादातर केमिकल या फार्मास्यूटिकल चीज़ें बनती है। तो उन प्राइमरी मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए स्पेशली ये ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर स्कीम का। इंडिया का जो इंपोर्ट है एपीआई पे, मतलब इसके पहले जब तक इंडिया ये स्कीम नहीं आई थी तब इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था फॉरेन कंट्रीज पे, वहाँ से वो फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन वगैरह या की कोर चीज़ें जो चाहिए होती है सब बनाने के लिए वो इंपोर्ट करता था। काफ़ी डिपेंडेंस कम हुआ है इंडिया का बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो दुनिया की 3rd हो चुकी है और एक समय थी, और उसकी वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 14th लार्जेस्ट बन चुकी है। इंडिया टोटल 3.5% टोटल ड्रग एंड मेडिसिन एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूट करता है। Despite these achievements, India is heavily dependent on import of basic raw material, particularly bulk drugs and APIs from China used in finished formulation. तो अभी भी स्कोप है क्योंकि कई सारे रॉ मटेरियल जो है वो अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। Startup and policy enabler of innovation. As per the Ministry of Commerce and Industry, an entity shall be considered a startup if it has been incorporated for up to 10 years. तो अगर वो बनने के बाद से उसको 10 साल हुए हैं, उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर ना जाए, और वो जिस चीज़ में, जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है उसमें पोटेंशियल हो कि वो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके और उसमें और वेल्थ जनरेशन हो सके और उस मॉडल को स्केल किया जा सके, उसे स्टार्टअप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल PW. So you are seeing ki even physics wala for that matter, it name has physics, but I'm teaching you right now what? Economics. If you learn so many other subjects here. So how is that happening? That's because it started as one thing and then it was scaled to different aspects. So now you have BTech wala and commerce wala, and you're studying NEET also and IIT also and UPSC also. So that's what basically they're talking about कि 10 साल हुए हुए होने चाहिए इनकॉर्पोरेट हुए हुए, 100 करोड़ से ऊपर एक्सीड नहीं होना चाहिए उनका टर्नओवर, और उनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो जो अभी तक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हो और वो इतनी सक्सेसफुल हो कि उसे स्केल किया जा सके। टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली अनाउंस किया है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जिसके 3 पिलर्स हैं कि स्पेसिफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, मतलब कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कहाँ कहाँ हमें स्टार्टअप की ज़रूरत है और आपको हैंड होल्ड करेगी ताकि आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सको। जैसे गवर्नमेंट कई बार स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करती हैं स्पेसेस टू वर्क, और दे प्रोवाइड देम विथ डाटा ऑन विच दे कैन वर्क, और दे ऑल्सो प्रोवाइड देम विथ लाइक लैंड, जैसे स्कूल के खोलने के लिए, इस तरीके के लिए, या फिर किसी तरीके का इंडस्ट्री खोलने के लिए लैंड प्रोवाइड करती है इन एरिया जहाँ पर दे थिंक दैट इट विल बी बेस्ट। तो स्पेसिफिकेशन और हैंड होल्डिंग, उसके बाद फंडिंग और सपोर्ट इनिशिएटिव्स में काम करती है। उसके अलावा पार्टनरशिप और इंक्यूबेशन, मतलब इंक्यूबेशन इज वो पीरियड जब तक इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो उसमें हेल्प करती है, क्योंकि इनोवेशन के साथ प्रॉब्लम यही है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप देखते हो तो ऐसा है कि 99 ऐसे स्टार्टअप होंगे जो फेल हो गए। So that's where the problem is, that incubation period, and it's a very risk taking business. तो उसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है कि लोग रिस्क लेने की कोशिश तो करें। Now this is the information on is India जो है 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है दुनिया में ऑफ स्टार्टअप। करीब 28,000 प्लस स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड हैं। इंडिया में 32 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स आर बेसिकली स्टार्टअप्स जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन प्लस है।
median age for a founder or entrepreneur lies around 31 years. 36 regulations हैं जो simplify किए गए हैं ताकि इंडिया में ecosystem जो startup ecosystem है वो बढ़े. 29 states और universities now have a startup policy, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में इन्वॉल्व किया है. एवरेज 12 जॉब क्रिएट होती है with every startup, up to 3,50,000. Women एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बूम देखा गया है. 50 बिलियन फंडिंग आई है बिटवीन 2014 to 19. एंड लीडिंग सेक्टर्स ऑफ लैंडस्केप जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप है, एक है फाइनटेक, एंटरप्राइजेस, हेल्थ टेक, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स. दूसरे सेक्टर्स भी हैं बट इसमें सबसे ज्यादा देखा गया है. अब कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए. सबसे पहले है स्टैंड अप इंडिया, जिसमें बेसिकली उन्होंने जो ऐसी इंटरप्राइजेस को प्रमोट करते हैं जो जॉब क्रिएशन करती है, स्पेसिफिकली दोज जो STSC या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्ट करी हो, फोकसिंग ऑन देम. नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया, जो कि बेसिकली इन स्टार्टअप्स को बैंक और फाइनेंसिंग से रिलेटेड हेल्प करता है ताकि इंटरप्रेन्योरशिप और जॉब क्रिएशन बूस्ट हो सके. इसी के रूरल वर्जन को हम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना भी कहते हैं. सो दिस सेम थिंग बट इन रूरल एरिया इट्स कॉल्ड दिस. अटल इनोवेशन मिशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है, सो दैट ऑल्सो वर्क्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. चुनौती विच इज़ बेसिकली अ स्टार्टअप एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जिसमें कई सारे टाउन टू सिटीज़ में छोटे छोटे सीड्स डालती है, मतलब बेसिकली छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करती है अगर वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स में, ताकि बूम हो सके. उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा है. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग विच इज़ बेसिकली जब भी इंडिया को लगता है कि इस सेक्टर, हर साल वो प्रायोरिटी चेंज करती जाती है ताकि एक टाइम, क्योंकि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड पैसा है, तो वो फोकस करती है कि इस साल हम इस पे फोकस करेंगे, इस सेक्टर को फोकस करेंगे ताकि इस पे बूम हो सके. फिर अगले कुछ साल बाद जब वहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट हो जाएगा तो दूसरे सेक्टर पे मूव ऑन करेंगी. तो ऐसे करके गवर्नमेंट को बेसिकली बैंक्स को आदेश दिया जाता है कि आप जो है अगर इन सेक्टर में लोन दे रहे हो तो आप इंटरेस्ट कम कर दो बेसिकली. तो वो प्रोवाइड करती हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करती है बैंक. टैक्स एग्जेम्पशन, कई सारे स्टार्टअप जो है वो टैक्स हॉलीडे ले सकते हैं फॉर 3 consecutive years. स्टेट रैंकिंग, कई सारे इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए स्टेट रैंकिंग्स दी जाती है ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बने. नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, माय बैड. बेसिकली अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्टार्टअप के साथ या किसी भी इनोवेशन के साथ की गैप जानना बहुत जरूरी है कि गैप कहाँ है. लोगों को जो चाहिए और जो मार्केट में अवेलेबल है उसके बीच में गैप होता है, उस जगह पे इनोवेशन होता है. तो उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है. तो गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पे हेल्प कर रहा है ताकि लोगों को नॉलेज गेन करने में प्रॉब्लम ना हो और इजीली उनको डाटा मिल सके. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. नेक्स्ट इज एक है बायोटेक्नोलॉजिकल इग्निशन ग्रांट स्कीम, जो स्पेसिफिकली बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए आइडियाज़ को वेलकम करती है और उनको पुश करने की कोशिश करती है ताकि नए टेक्नोलॉजी, नए एंटरप्रेन्योर्स आ सकें, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी में. नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो 60% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 15 से 59 ईयर्स के बीच में है, मींस वर्किंग पॉपुलेशन है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत एज हो गई है. सो नाउ द कंट्री फेसेस चैलेंज ऑफ शॉर्टेज ऑफ हाईली ट्रेंड वर्कफोर्स. हमारे पास वर्कफोर्स तो है, ट्रेंड वर्कफोर्स है, स्किल वर्कफोर्स, लेकिन हाईली ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रहा है वी नीड द वर्कफोर्स टू कैच अप. क्योंकि दैट्स व्हाई यू सी कितने सारे ग्रेजुएट्स हैं इंडिया में जो बेरोजगार हैं. देयर वाज अभी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो देखा था, अ प्रोफेसर ऑफ दीनदयाल यूनिवर्सिटी, शी वाज टीचिंग फॉर मेनी ईयर्स एंड बट देन लेटर शी लॉस्ट हर जॉब एंड शी स्टार्टेड सेलिंग पकौड़ा आउटसाइड द कॉलेज. राइट. तो कितने आपने देखा होगा कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मास्टर्स कर रखा है, बट दे डोंट हैव द जॉब फॉर द स्किल दैट दे हैव डेवलप्ड. तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है. उसके लिए नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप 2015 ने सुपरसीड किया था. बेसिकली 2009 की जो पॉलिसी थी उसको सुपरसीड किया था इस पॉलिसी ने, जिसका मेन एम यही था कि किस तरीके से हम जो हमारे पास स्किल लेबर है उनको हाईली स्किल किया जा सके और कुछ इस तरीके से कि वो स्किल हो जो आगे काम आना. अब इंजीनियरिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट तो है पर इन द सेंस दैट यू नीड मोर देन दैट. यू जस्ट डोंट नीड
pure engineers, maybe you need civil engineers, but you don't really need say mechanical engineers that much in that sense, या you need more of aeronautical engineers and so on. तो वो focus जो है कि किस फील्ड में और उसको इस तरीके से ले जाना, जैसे मेडिकल में कैसे होता है कि एमबीबीएस तो सब लोग करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग सब लोग करो, बट देन उसमें यू गो एंड स्टडी फर्दर टू बिकम स्पेसिफाइड इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट. दैट्स समथिंग मे बी व्हाट दे हैव इनविजाज्ड. ऑब्जेक्टिव क्या है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, क्रेडिबल सर्टिफिकेशन हो और क्रेडिट अक्यूमुलेशन हो. मतलब कि अब देखो, हमने देखा है कि भाई मेडिकल फील्ड में जिस तरीके से लोग पढ़ाई करते तो बोलते हैं ना वो तो जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं. नॉट एवरीवन हैज़ द एबिलिटी टू डू दैट. हर किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो जिंदगी भर पढ़ता सके, उसके पास सपोर्ट नहीं है. तो उन्होंने बोला है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि दूसरी फील्ड में जहाँ पे आप लोगों को स्किल्स देना चाहते हो, उनको कुछ इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड की जा सके कि वो जिंदगी भर लर्निंग कर सके और उनको एक ऐसा क्रेडिबल सर्टिफिकेशन दिया जाए कि अगर उनको कि वो कहीं पे भी जाएं तो दे कैन बी गिवन अ सर्टिफिकेट विच शोज कि हाँ दे आर केपेबल. तो और नहीं तो फिर उनको क्या होगा, फिर स्पेशलाइजेशन करेंगे. पहले एक इंजीनियर की अच्छी जॉब लग जाती थी, अब द पर्सन हैज टू डू बीटेक, एमटेक एंड देन अनदर डिग्री टू एक्चुअली गेट अ गुड जॉब. सो ऐसा ना करना पड़े क्योंकि सबके पास ये पॉसिबल नहीं है, हेंस दिस. उसके बाद इंडिविजुअल ग्रोथ कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटल एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी. ऑफकोर्स अगर एक इंसान की एक इंडियन सिटीजन की ग्रोथ होगी तो उससे देश की, सोसाइटी की भी ग्रोथ होगी और देश की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है. मिशन ये था कि किस तरीके से नेशन वाइड पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट किया जाए और स्किल डिमांड की जाए स्किल्ड वर्कर्स की, ठीक है, बढ़ाई जाए. और जो स्किल अवेलेबल है और जो कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है उनके बीच में अलाइनमेंट किया जाए कि भाई जैसे अब हमें ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए तो फिर देन यू अकॉर्डिंगली वर्क लाइक दैट सो दैट यू हैव मोर एंटरप्रेन्योर्स, मोर पीपल टेकिंग बायोलॉजी एसेंशियली. उसके बाद कनेक्ट स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज टू सेक्टोरल डिमांड. अगर कोई सेक्टर है जिसको आप आगे बहुत पुश कर रहे हो तो उस वहां पर उस तरीके के स्किल्ड लेबर को भी लेके आए. सो साथ में काम करें कि जिस इंडस्ट्री को आप पुश कर रहे हो, तो अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पुश करना चाहते हो तो उसके 5 साल पहले आप पुश करो ग्रेजुएट्स टूवर्ड्स फार्मास्यूटिकल स्टडीज, राइट. सो देन यू विल हैव अ गुड फोर्स टू वर्क इन द सेक्टर दैट यू आर क्रिएटिंग. उसके अलावा सर्टिफिकेशन एंड असेसमेंट हो एक अच्छा, बेसिकली अच्छे तरीके से हो. क्योंकि अगर आप जैसे आजकल कितनी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनकी डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं है, तो उस तरीके के वो बोल रहे हैं कि कोई एक स्टैंडर्डाइज नेशनल स्टैंडर्ड हो जिससे सर्टिफिकेशन दिया जाए जिसकी कोई वैल्यू हो. उसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 15th July 2015 विच इज ऑल्सो द वर्ल्ड यूथ स्किल डे. एंड बेसिकली इसका काम यही था कि किस तरीके से ये इन ऑब्जेक्टिव्स को, मिशन को इम्प्लीमेंट कर सके ना. सम इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्किलिंग. सबसे पहला है प्राइम. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बेसिकली कोलैबोरेट किया था, एक प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश किया as future skill prime, which is program for reskilling, upskilling in the IT manpower for employability. basically IT sector में किस तरीके से लोगों को additional skill provide की जा सकती है so that हमारा वो जो 4.0 है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके. मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि IT प्रोफेशनल्स की स्किल डेवलप करें, स्पेशली इन AI, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा, और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जाए. Next is ASEEM, which is launched by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, the Atmanirbhar Skilled Employer Mapping Portal, जो कि जुलाई 10, 2020 में लॉन्च हुआ था. इसका पर्पस ये था कि डिमांड और सप्लाई जो है वर्कफोर्स का, कि उसके बीच में गैप जो है उसको फिल किया जाए. कि अगर बेसिकली नेशनल लेवल पर एक डायरेक्टरी टाइप बनाना जिसमें कि जहाँ लोगों को ज़रूरत है और जहाँ लोग हैं उस स्किल के, उन्हें मिलाया जा सके. प्रीटी मच लाइक अ लिंक्डइन. ASEEM functions as a AI-based digital platform. The only difference is कि LinkedIn is personal like a social media and ASEEM is more AI-based, ताकि regional और local industries की demand पूरी हो सके. Digi Saksham, which is basically Ministry of Labor in partnership with Microsoft India. इस प्रोग्राम का मेन एम ये है कि यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जाए, इन द सेंस कि अब चेंजेस तो आ रहे हैं तो सारी सब जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं 10 सालों से, उनको अपस्किल करने की जरूरत है. लेकिन जो यूथ है उन्हें किस डायरेक्शन में भेजा जाए, उसके लिए डीजी सक्षम है. प्रोग्राम का मेन काम यह है कि जो आज की टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड स्किल प्रोवाइड की जाए, स्पेशली टू यूथ इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा
लोगों तक इस तरीके की इंफॉर्मेशन पहुंचाने की ज़रूरत है. अदर इनिशिएटिव्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जन शिक्षण संस्थान, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प, एस्पिरेशनल स्किलिंग अभियान, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एंड स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, स्ट्राइव. सो इन सब के बारे में यू शुड रीड अ लिटिल बिट व्हाट सेक्टर दे वर्क इन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैंड बैंक्स. लैंड बैंक्स क्या है? आपको पता है बैंक क्या होता है? राइट, बैंक कैसे फंक्शन करता है? पैसा लेता है किसी से और किसी और को देता है. लैंड बैंक इज दैट बट फॉर लैंड्स. ओके, बेसिकली मैप करते हैं 5 लाख हेक्टर ऑफ लैंड अक्रॉस इंडस्ट्रियल बेल्ट एंड स्पेशलाइज इकोनॉमिक जोन, और उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं ताकि वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को वो लैंड ऑफर कर सके ऑन लॉन्ग इन सच अ वे कि इजीली लोगों को वो लैंड मिल जाए ताकि वो वहाँ पे अपना इंडस्ट्री डेवलप कर सकें. क्योंकि हमने क्या बोला कि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था ना कि लोगों को लैंड एक्वायर करने में 2-3-4 साल लग जाते हैं. तो उसके लिए वी हैव दिस लैंड बैंक पोर्टल. 21 स्टेट जो है वो उसने ऑलरेडी एक इसमें GSI एनेबल्ड लैंड बैंक के साथ काम करना चालू कर दिया है और उन बेसिकली इंटीग्रेट हो गए हैं नेशनल लैंड बैंक पोर्टल में. ये जो लैंड बैंक्स हैं ये क्या करती है, कई तरीके के लैंड को कैटेगराइज करती है और डिपेंडिंग ऑन किसको किस तरीके का लैंड चाहिए, लाइक वेदर यू वांट कॉमन लैंड और यू वांट फॉरेस्ट लैंड और यू वांट अगर कोई ऐसा लैंड है जो पहले कोई कंपनी चला रही थी पर वो कंपनी अब अच्छी नहीं चल रही है, दे डोंट वांट टू वर्क, सो उनसे लेकर किसी और को दे दिया, लाइक दैट. जैसे बैंक काम करती है पैसे के साथ, वैसे ही लैंड के साथ ये बैंक काम करती है ताकि पीपल कैन बेसिकली इजीली इन्वेस्ट. उनको अभी आज को आपको अगर कोई कंपनी खोलनी है तो यू नीड टू बाय द प्लेस, राइट. इंडस्ट्रियल एरिया में आपको लैंड खरीदना पड़ेगा. हर किसी के पास इतना स्टार्टअप नहीं है, तो वहां पर लैंड बैंक काम आता है बिकॉज दे प्रोवाइड यू फॉर स्मॉलर पीरियड एंड इट इज गवर्नमेंट लेड, सो देयर इज ऑल्सो ट्रस्ट existing. DPIIT consolidation of land bank into a national portal benefits investor by providing easy access to land डिटेल्स एंड लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन. अब क्या है कि अब जैसे मान लो कि मुझे महाराष्ट्र में काम करना है तो पहले मुझे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ डील करना पड़ता था, पर लेकिन क्योंकि दे हैव मेड इट इनटू अ नेशनल बैंक, तो अब मी एज अ इंडिविजुअल आई कैन गो एनीवेयर, आई कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड आई कैन ओपन एन इंडस्ट्री एनीवेयर वेर एवर देयर नीड बी. ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं मुंबई में रहता हूँ तो अब मुंबई बैंगलोर सिटीज़ में बहुत ज़्यादा उसके आसपास के लैंड बहुत ज़्यादा महंगे, बट वहीं आप थोड़ा गांव में जाओ, थोड़ा दूर जाओ, झारखंड इन तरफ जाओगे तो वहाँ पे इतने महंगे नहीं है. सो दिस इज़ वेयर इट मेक्स इट ईजी. जहाँ पे लोगों के पास पैसा है, एंटरप्रेन्योरशिप है और जहाँ पे एक्चुअल लैंड एग्जिस्ट करता है, उन लोगों के बीच की गैप को कम कर रहा है ये. दिस इंटीग्रेशन सिंप्लीफाइज द प्रोसेस फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशली, है ना, क्योंकि जब इंडियंस हैं उनका तो फिर भी चल जाता है, लेकिन जो फॉरेन से आते हैं उनको क्या पता कौन सा एरिया सही है, तो उनके लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि वो इजीली एक सूटेबल लैंड लोकेट कर पाते हैं और इजीली उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, मान लो उनको अगर एक्सपोर्ट करना है तो कनेक्टिविटी चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए तो आप डैम के पास में रहो, या आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो यू फाइंड अ रिवर बेसिन, लाइक दैट. तो इजीली जो भी एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उससे रिलेटेड प्रॉपर लैंड खोजा जा सकता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द कंट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट का एम ये है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी और इट विल बेसिकली, जो इस वक्त स्टेगनेटेड है अराउंड 16%, वो सिंस 1991 वो चेंज होगा. DPIIT इज डेवलपिंग अ इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, जिसका मेन एम यही है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं उनकी जो भी ब्यूरोक्रेटिक हेसल्स है उनको कितनी फटाफट जो है क्लियर किया जा सके, फटाफट उन्हें जो भी चीज़ों की ज़रूरत है. मेन प्रॉब्लम यही होती है ना कि हमें पता है ये इंडिया के बाहर भी सबको पता है कि इंडिया का ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट इज अ बिट ढीला. सो दिस सेल बेसिकली हेल्प्स सॉर्ट ऑफ रीगेन दैट थिंग कि इंडिया कैन फटाफट लोगों को जो चीज़ों की ज़रूरत है वो दे सके और ब्यूरोक्रेटिक मैनूवर्स में ना फंस जाए. नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, तो दैट लीड्स टू नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम विच इज़ बेसिकली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे लोग जो है इन्वेस्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज और फिर अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए जो भी उनको चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड. सो एक तरीके से पूरे कंट्री में किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ अवेलेबल है उनके बीच में जो एक गैप है उसको फिल कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म. मीन्स दैट यू डोंट हैव टू एक्चुअली ट्रैवल एंड यू कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. इट मेक्स द एंटायर कंट्री मच मोर एक्सेसिबल.
इट एस्टिमेट्स द नीड टू विजिट गवर्नमेंट ऑफिसेज, आपको बार बार गवर्नमेंट ऑफिसेज जाने की जरूरत नहीं है अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपको बिजनेस करने का में आसानी होगा बेसिकली। NSWS प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी, अकोमोडेटी एंड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने पहले भी सुना है ना, आपको अगर याद हो पुरानी मूवीज में बहुत आता था कि अगर आपको बिजनेस खोलना है तो आपको है ना पैसे खिलाने पड़ते थे, घूस खिलानी पड़ती थी अप्रूवल के लिए। दिस बेसिकली हेल्प्स कि उसके चक्कर में कई बार चीज़ें डिले हो जाती थी, तो उससे बचने के लिए दिस वाज यूज्ड। एक डैशबोर्ड है जिसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। सिस्टम मेन एम यही है कि भाई इन्फॉर्मेशन जो है सिमेट्रिकली सबको मिले, डुप्लीकेशन ना हो इन्फॉर्मेशन का, और इजीली आप ट्रैक कर सकते हो कि फाइल आपकी कहाँ फंसी है, विच इज़ बेसिकली जो ऑफिस प्रोग्राम नहीं आता था सीरियल बचपन में, उसका मेन सॉल्यूशन है कि आपको ऑफिस बार बार धक्के ना खाने पड़े। NSWS provides needs for entrepreneurs and investors hosting approval for various सेंट्रल डिपार्टमेंट एंड स्टेट्स ऑन अ सिंगल पोर्टल। तो मतलब कि अगर आपको कुछ खोलना है तो आपको पहले पहले आप स्टेट के पास जाओ, फिर डिस्ट्रिक्ट के पास जाओ, फिर आप इन्वायरमेंट एजेंसी के पास जाओ, फिर आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास जाओ। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको सारे गवर्नमेंट एजेंसी से एक ही जगह पे अप्रूवल मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? Commerce is basically making, selling things, buying things, right? E-commerce is when all of this is done on internet. तो आपको फिजिकली जाके लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकली जाके मार्केट में चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक ही लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हो और वो सामान भेज सकते हो। उससे क्या होता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, कि आपको मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम हो जाती है, आप जोग्राफिकल बाउंड्री और टाइम लिमिटेशन नहीं होता है क्योंकि पहले क्या होता था, यू हैव टू वेट, जहाँ पे सामान बन रहा है उनके दिन होने का वेट करना पड़ता था। बट इलेक्ट्रॉनिक ना, इट डजंट मैटर, एवरीथिंग कैन फंक्शन 24/7 विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ चीज़ें बहुत फास्ट हो जाती है। नए नए मार्केट और कंज्यूमर्स मिलते हैं लोगों को। भाई ऐसी चीज़ें जो इंडिया में आजकल, पहले के ज़माने में अगर आपको कोई इंडियन चीज़ चाहिए होती थी अमेरिका में, तो यू विल हैव टू लाइक टेक इट ईदर और यू हैव टू ऑर्डर इट फ्रॉम इंडिया। बट राइट नाउ इफ यू गो टू अमेरिका, देयर आर सो मेनी इंडियन शॉप्स एंड अदर शॉप्स जहाँ पे आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा। सो दैट्स पॉसिबल बिकॉज दे आर एबल टू ऑर्डर। I right now can order from America anything. Americans can order from India anything. That makes it very easy. ट्रांसपोर्ट का जो पहले का इशू था, कस्टम्स वाला इशू तो अभी भी है खैर, पर दूसरी चीज़ों के लिए इट बिकम्स वेरी इजी। एक्सपोर्टर्स को एक अच्छी वैल्यू मिलती है क्योंकि जो उनके इंटरमीडिएटरीज कम हो जाते हैं, उन्हें पहले किसी एक्सपोर्टर को देना पड़ता था, फिर वो एक्सपोर्ट करता था, फिर वहाँ किसी रिटेलर को देता था, वहाँ से आपको मिलता था, तो हर चीज़ पे पैसा लगता था ना। अब क्या है कि मैं डायरेक्टली ई कॉमर्स साइट पे किसी को भी बेच सकता हूँ, तो इससे सारा प्रॉफिट मुझे मिलता है, इंटरमीडिएटरीज को पे ज़्यादा पैसा नहीं जाता। ई कॉमर्स और MSME की बात करें तो दोनों ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है दोनों में, और उनकी रीच ग्लोबली हो सकती है अगर दोनों मिल जाए तो। मतलब MSME अगर ई कॉमर्स में के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा कि फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, बन यहाँ पे रहा है, और सेल करने के लिए पूरा द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स योर मार्केट, राइट? सो ऑफर्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो भी इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस कर पाएगी। उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आइसोलेट नहीं होगी, स्पेशली बिकॉज लार्जर इकोनॉमी इजीली डिजिटाइज हो सकती है, राइट? पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिजिटाइज होने में टाइम लगता है, तो इससे क्या होगा, इट विल बिकम ईजी फॉर देम ऑल्सो टू एक्सेस द markets. Like for example, collaborators like Amazon partnership really helps the Federation of Indian MSE to us, because they've made it so easy for you to use these sites to sell your products, right? आप Amazon पे जाके अपना सामान बेच सकते हो और कहीं पे भी जा सकता है. So that's what this is. E-commerce and inequality. Main problem with e-commerce is कि कुछ ही प्लेटफॉर्म्स हैं, और जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ना, उतना वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स को नहीं आने देता है. तो जैसे अब Amazon इतना बड़ा शेयर लेता है कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट नहीं हो पाते हैं. ऊबर, ओला इतना ले लेते हैं कि दूसरी अगर कोई ऐप आती है तो उसके लिए स्पेस नहीं है. तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी ई कॉमर्स या सोशल मीडिया या सर्च इंजन है, वो बहुत बड़ा स्पेस ले लेता है, उससे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है. उसके बाद डाटा प्रोवाइड जो करती है कॉर्पोरेशन, वो डिजिटल कैपिटल की तरह उसको यूज करती है, और वो एडवांटेज मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाओगे तो यू कैन एक्चुअली मैनिपुलेट कि अगर आपने सर्च किया मान लो वेयर शुड आई बाय
क्लोथ्स फ्रॉम। तो अब जैसे 25 ब्रांड्स हैं, आप एक्चुअली पे कर सकते हो गूगल को कि वो आपका ब्रांड ऊपर दिखाएगा पहले। सो दैट इज वन प्रॉब्लम कि अब जितने छोटे एंटरप्राइज होंगे उनके पास उतना कम पैसा होगा टू गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर। डिस्पाइट होप्स ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, कई बार बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाती है, बिकॉज कुछ कंपनीज मोनोपोली बना के और पूरी डिजिटल इकोनॉमी को कंट्रोल करती है और उसके कारण से फिर से कंपटीशन खराब हो जाती है। अ हैंडफुल ऑफ कंपनीज एंजॉय सिग्निफिकेंट फर्स्ट मोर एडवांटेज, क्योंकि वो ज्यादा जैसे अब जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही ज्यादा जल्दी एडवांस हो पाएंगे ना। अब क्यों जेफ बेजोस और एलॉन मस्क स्पेस में जा रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज दे हैव द काइंड ऑफ मनी फ्रॉम देयर एडवेंचर्स दैट दे हैव डन, एंटरप्रेन्योरशिप, दैट दे हैव द मनी टू डू दिस थिंग्स। तो कुछ कंपनीज जो है वो छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करने लग जाती है, एंड देन दे बिकम लाइक अ ओलिगार्की टाइप सिचुएशन की एक ही कंट्री है, एक ही कंपनी है जिसके पास सब कुछ है, और क्योंकि उसके पास इतना पैसा है तो वो दूसरी कंपनीज को वो स्पेस नहीं देती है। तो दैट is a problem. E-commerce and WTO. India has not participated in WTO negotiation because इन नेगोशिएशन का एम क्या है कि हम बाइंडिंग एस्टेब्लिशमेंट, मतलब बेसिकली कंट्रीज को, इकोनॉमीज को बाइंड कर सके कुछ इस तरीके से ताकि ये एडवांटेज ना लिया जा सके। लेकिन इंडिया इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर आप वो बाइंड हो गए तो देन यू विल हैव टू फॉलो देयर रूल्स, और एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स। सो दिस इज द रीजन। और उसके कारण क्या होगा, अगर हम अग्री कर देंगे तो विल हैव टू रिलिंक्विश सम राइट्स एंड इट विल इनेविटेबली रिजल्ट इन रेवेन्यू लॉस। अगर हम WTO के उसके लिए अग्री करते हैं तो हमें फिर लॉस झेलना पड़ेगा, और एक ग्रोइंग इकोनॉमी में लॉस झेलना बहुत बड़ी बात होती है। दैट्स द रीजन वाई ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से WTO के साथ इंडिया बात नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। रिटेल में दो तरीके का होता है। अगर आप एक सिंगल ब्रांड हो, मतलब कि आप एक कंपनी हो जो सिर्फ एक ही चीज, एक ही ब्रांड की चीज, एक ही तरीके की चीज बेच रहे हो, तो आपको 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल ब्रांड बेच रहे हो, मतलब कि एक अम्ब्रेला के अंदर आप कई सारी ब्रांड को एक साथ लेके आ रहे हो, तो उसके लिए फिर अलग अलग है। अगर आप ब्रिक एंड मोर्टर, मतलब कि अगर आप फिजिकली यहाँ पे शॉप खोल रहे हो, तो आपको 51% FDI मिल सकता है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स हो तो दो हैं। ई कॉमर्स हो, अगर आप एक इन्वेंटरी रखते हो तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप फॉरेन, फिर आपको बेसिकली नो FDI विल बी गिवन। लेकिन अगर आप मार्केट प्लेस हो तो देन यू विल बी गिवन, यू कैन गेट 100% FDI। लेट्स अंडरस्टैंड, इंडिया में दो मॉडल होते हैं। एक होता है मार्केट प्लेस मॉडल, मतलब कि ये मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है, जिसमें आप जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो काम करती है बायर्स और सेलर्स को मिलाने का, ठीक है। जैसे हो गई उबर क्या करती है, जिनको राइड लेनी है और जिनको कार मतलब राइड देनी है और ड्राइवर्स, उनको मिलाता है। तो दैट इज अ मार्केट प्लेस मॉडल। तो उन्हें अलाउड 100% FDI मिल सकता है। लेकिन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, वो ऐसी कंपनीज होती है जो इंडिया में एक तरीके से इन्वेंट्री बना के चीजें बेचती है, जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, उनको उसमें FDI अलाउड नहीं है, क्योंकि दे आर अब जैसे जोमैटो इज डिफरेंट, क्योंकि जोमैटो क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट्स को कस्टमर से जोड़ रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सामान बेच रही है, उनको फिर अलाउड नहीं है कि वो FDI बाहर से नहीं ले सकते, क्योंकि फिर क्या होगा, ये वो जरूरी चीजें बेच रहे हैं और इसमें अगर हम FDI ले आएंगे तो फॉरेन की पावर्स का इन्फ्लुएंस हो जाएगा और इंडिया उसके प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए FDI नहीं अलाउड है। तो लार्ज जो फर्म्स है जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट है, ये कंपनीज क्या करती हैं, कई बार अपनी ही सिस्टर कंपनीज को हो सकता है पुश कर दे। जैसे Amazon में एक आता है Amazon बेसिक्स करके, वो बेसिकली पता है क्या करते हैं, अपनी ही कंपनी, मतलब बेसिकली वो लोग, उनके पास सारा डाटा है क्या चीज क्या सेल हो रही है, तो जितनी भी इस कैटेगरीज में जो भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता है उसको डुप्लीकेट करके बेचने लग जाते हैं अपनी कंपनीज के थ्रू। तो ऐसा ना हो, इसके कारण क्या होता है, एक प्लेइंग फील्ड नहीं बनती, क्योंकि जो छोटी कंपनीज है फिर वो Amazon से compete नहीं कर पाएगी ना। तो इसके लिए बेसिकली एक स्पेशल इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वेंडर्स को, ताकि वो इसका एडवांटेज ले सके, और कंपनीज को FDI लेने से मना किया जाता है। दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट ने इस चीज को एड्रेस करते हुए कुछ चेंजेस आए थे जो हमने शुरू में पढ़े थे 2020 के, जिसमें बोला गया था कि अगर वेंडर्स का कोई भी ई कॉमर्स कंपनी चला रहा है तो वो किसी अपनी पर्सनल कंपनी को क्या बोलते हैं,
उसमें स्टेक होल्ड नहीं दे सकता या इन्वेंट्री रखने के लिए नहीं दे सकता। उसके परचेसिंग 25% से ज़्यादा इन्वेंट्री वो ई कॉमर्स ग्रुप जो है कंपनी दूसरी किसी को नहीं दे सकता। उसके बाद एक्सक्लूसिव सेलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, प्लस कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट प्राइस और पोर्टल थ्रू इंसेंटिव्स। इंसेंटिव देके मतलब अमेजॉन अपनी ही प्रोडक्ट नहीं बेच सकता उस पर इंसेंटिव देके, क्योंकि उनको पहले दिखाएगा। जैसे आपने रेफ्रिजरेटर सर्च किया तो पहले वो अमेजॉन का खुद का ब्रांड का दिखाएगा, ये सब नहीं कर सकता। तो इसको बचाने के लिए एक नया लॉ निकाला था। अब एफडीआई और इंश्योरेंस की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस, तो पहले 1972 तक इंश्योरेंस जो था नेशनलाइज था, बाद में उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया था अंडर द इनैक्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। इसमें क्या हुआ, एफडीआई की लिमिट थी 26% बिकॉज बहुत ज्यादा फंड्स की शॉर्टेज थी, तो इसलिए एफडीआई ओपन किया गया था। आईआरडीए जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बनी थी 2 अप्रैल 2000 में। फरवरी 2015 में गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सीलिंग को बढ़ा के 26 से 49 कर दिया अंडर द ऑटोमेटिक रूट, फर्दर इंक्रीज टू 75% इन 2021। तो 2021 आते आते 75% तक कंपनीज जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज जो है एफडीआई ले सकती है। 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल नॉन लाइफ इंश्योरेंस। Life insurance is basically money that insures a beneficiary in event of their death, whereas general is basically किसी तरीके का loss होता है because of fire, or any other thing, anything that can happen in the world like चोरी डकैती, उसको लेकर जो इंश्योरेंस होता है उसे जनरल इंश्योरेंस कहा जाता है। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब ये जो था ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया था ड्यूरिंग कोरोना में क्या हुआ, लोगों की नौकरी चली गई बिकॉज ज़्यादातर लोग बाहर नहीं जा सकते थे। तो कई सारे ऐसे जॉब्स जो जैसे ऑटो वाले हो गए या रेहड़ी वाले हो गए, सब्जी वाले, अब कैसे बेचे सामान क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते। तो ऐसे में क्या हुआ, कई सारे लोगों की नौकरी चली गई, कई सारे बिजनेसेस ठप हो गए। अब लोग ना इवेंचुअली अपनी सेविंग्स खाने लग गए एंड दे रीच्ड अ पॉइंट वेयर जहाँ पर नाउ दे डिड नॉट हैव, तो जितनी जो प्रोग्रेस 10 सालों से कर रहे थे गवर्नमेंट टू एसएमएसई में पुश कर रहे थे, ई कॉमर्स में, इन सब जगहों में पुश कर रहे थे, वो सब ठप हो गई बिकॉज ऑफ कोविड। ओके, सो वहाँ पे आत्मनिर्भर अभियान आया था ताकि फिर से दोबारा एक तरीके से पैकेज दिया गया था उसको फिर से उसमें जान फूकने के लिए। आत्मनिर्भर डिनोट्स द सेल्फ रिलायंस। बेसिकली इंडिया ने बोला था कि हम कोई भी प्रोटेक्शनिस्ट या आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब कि इंडिया 1991 के पहले प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज करता था, मतलब कि वो अपनी इंडिजिनस छोटी कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से सामान नहीं लाने देता था। और आइसोलेशनिस्ट मतलब क्या, कई सारी कंट्रीज जो है वो फोकस करती है अपनी कंट्री में, सिर्फ खुद ही की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा पुश करती है। तो इंडिया ने बोला कि हम ऐसी कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट हो सके उनका, क्योंकि इंपोर्ट भी बंद हो गया था बीच में, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स भी आ गई थी। तो उसको लेकर दिस ऑल द थिंग्स दैट इज रॉन्ग, यूक्रेन रशिया वॉर के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है, इजराइल पैलेस्टीन के वॉर के कारण जो आ रही है, तो इन सब से बचने के लिए एक सेल्फ रिलायंस की जरूरत है, बट उसके लिए ये दोनों पॉलिसीज नहीं फॉलो करेंगे। 2020 में गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज निकाला 20 लाख करोड़ का, विच इज 10% ऑफ जीडीपी, टू इनिशिएट आत्मनिर्भर भारत अभियान। मेन इसका काम ये था कि वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उसको पुश करे और मैन्युफैक्चरिंग को और आगे बढ़ाए इंडिया में। अब क्या क्या एरियाज थे जिसमें इस पुश को दिया गया था, आरबीआई गवर्नर ने शिफ्ट बताया है इकोनॉमी में कैसा हुआ है। 5 मेन सेक्टर्स हैं जिसपे बोला गया कि अगर ये शिफ्ट होता है तो बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट इज फॉर्च्यून शिफ्टिंग इन फेवर ऑफ फार्म सेक्टर। बेसिकली फार्म सेक्टर की तरफ अगर जाता है फॉर्च्यून तो वो बहुत अच्छा होगा। मिक्स एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड पेट्रोल वी शुड गो टुवर्ड्स हाइड्रोजन एनर्जी और सोलर एनर्जी। लेवरेजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप पावर ग्रोथ, सो स्टार्टअप्स पे ज्यादा फोकस किया जाए। सप्लाई वैल्यू चेन की जगह मतलब शिफ्ट हो सप्लाई चेन में कुछ इस तरीके से कि डोमेस्टिकली भी और ग्लोबली भी, कि इंडिया ज्यादा इंपोर्ट भी, मतलब ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करे, वैल्यू एडेड चीजें, और कम इंपोर्ट करे, खुद बनाए चीजें घर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ फॉर्म ऑफ ग्रोथ, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए ताकि ग्रोथ और आसानी से हो सके। तो दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू विद दिस आत्मनिर्भर। उसके बाद है अमृतकाल। अमृतकाल इज बेसिकली एक तरीके का
फ्यूचरिस्टिक प्लान है इंडिया के लिए कि इंडिया 75 ईयर्स के इंडिपेंडेंस में इंडिया एट 100 लॉन्च करना चाहते हैं, विच इज लाइक अ 25 ईयर लीड. बस बेसिकली बोलना चाहते हैं कि इंडिया जहां पे होना चाहिए था in 100 years, that we have reached in 75 years. तो इस तरीके से हम कर सकें, उसके लिए उन्होंने 5 कमिटमेंट्स लिंक करें अगले 25 साल के लिए, जिन्हें उन्होंने 5 प्रण फॉर अमृत काल कहा है. क्या है वो, क्या एम करना है हमें? एक तो गोल ऑफ डेवलपमेंट, कि इंडिया डेवलप्ड हो जाए, कॉलोनियल माइंडसेट कंप्लीटली हट जाए, हम अपनी ही रूट्स में प्राइड लें, यूनिटी हो सारे इंडियंस में, और एक सेंस ऑफ ड्यूटी हो लोगों में. ये चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है, other than economic, because these are the very reasons why even though China became so big it failed. This is the reason why America is stagnant in their values. तो एक तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा डेवलपमेंट हो, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो बहुत लंबे समय तक हम सस्टेन कर पाए, और इस तरीके का डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, जो हमें सिर्फ पावरफुल ना बनाए बट स्ट्रॉन्ग भी बनाए. Okay, so that's all for today. If you have any questions, comment below and I'll try to answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.